हाँ जी, नमस्कार सभी को। क्या आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट करके बताएं। यार देखिएगा आप, देखिएगा अब आएगी ना। मैं बैठूंगा इधर, माइक आ गई। लेट है ना, तो कमेंट पे लगा दो सर, कमेंट पे। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं, मैक्सिमम लोगों को जोड़ लीजिएगा। एक बार फिर से सबसे पहले और सबसे सही सॉल्यूशन के लिए लिसो की पूरी टीम आपके सामने हाजिर है। अच्छा, एक बार कमेंट करके ये बताना कि किस किस बच्चे का पेपर हो चुका है और किस किस का अगली शिफ्ट में है। तभी तो बैठा हूँ। इस पे आ जाओ सब। अच्छा अच्छा, एक बार सारे ये कमेंट करके बताओ कि किस किस का पेपर हो चुका है और कौन कौन अगली शिफ्ट में पेपर देने वाला है। वॉइस क्लियर है? ओके। अजय सर आप यहाँ कैसे? अजय सर कौन से है भाई? ये मुझे कह रहे होंगे तो। सब है? अच्छा, आपका है में है, ठीक है। तो अभी संख्या है हमारी लगभग 500। तो भाई एक बार मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। इस वीडियो का जिसके पास जाएगी उसको बहुत फायदा है। और यहाँ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, जैसे ही एग्ज़ाम आएगा की आपके सामने होगी, जैसे ही एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। फटाफट शेयर कर दो, फटाफट। हाँ, इस पे भी बात करेंगे। इस पे एक दिन स्पेशल लाइव सेशन लेंगे कि कितने हुए हैं, कितने में बात बनेगी, कितने पे कट ऑफ जाएगी, सारा कुछ होगा, सब कुछ हो चुका। ओके जी, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दो, जितने भी हैं आपके पास ग्रुप हैं। डैश डैश का लाडला। चलिए, टेलीग्राम लिंक यही है, जीके प्रवीण उड़ान लिसो ऑफिस। तो ठीक है, तब तक थोड़ा सा कुछ कविताएं सुन लीजिएगा, ठीक है। आपके अपने सर जी, 2-3 मिनट का समय है बस, तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही पेपर आएगा आपके सामने की होगी, ठीक है। राम राम सभी को, नमस्कार भाई। जितने भी आप जुड़े हुए हैं सभी को राम राम है, सभी को नमस्कार है। लिसो की टीम पूरी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाथी के पैड में सबकी मैं आ गया। हमारे ओनर हैं भाई लिसो के, हमारे मोहन सर, और सभी का बहुत बहुत स्वागत आप सारे का। जी ऐसा कुछ नहीं था जैसा आप बोल रहे हो ना, पेपर आउट कुछ नहीं था वो। सब चीज़ बिल्कुल ओके है। हमारी सरकार जो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सारे काम को मैनेज कर रही है। आप लोग बिल्कुल अब है ना वीडियो को शेयर करो। जिन साथियों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है ना, उन साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि फर्स्ट पेपर में जो आया, प्रवीण सर भी यहाँ है, प्रवीण सर भी आ रहे हैं, सभी स्टाफ हैं, रोहन सर है, विजय सर हैं, अमित सर हैं, अपने अभिमन्यु सर हैं, सभी स्टाफ यहाँ पर हैं दोस्तों। आप लोगों के सभी बिल्कुल, हाँ ठीक है, अनफिट हो गए, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अनफिट तो भाई इनको फिट करेंगे, जल्दी करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों। अभी एग्ज़ाम आने वाला है हमारे पास। अभी तक देखिए सर, एग्ज़ाम देखो सर, आप लोगों के किसी भी टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आया हो तो दोस्तों, जिसके पास भी एग्ज़ाम आया हो तो तुरंत आप लोग हमारे पास सेंड कर सकते हैं। 70,000 वाला जो नंबर है, उस नंबर पर आप तुरंत एग्ज़ाम को सेंड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो शास्त्री जी एक बार प्लीज़। 9609970000 जो अपना नंबर है, उसके ऊपर जिसके पास में आओगा सबसे पहले वो अपना भेज दियो। उसके बाद जो है क्या करके ना, सारे सब्जेक्ट जो है आपके यहाँ पे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में पेपर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक बार उसको आप देख के जरूर जाना पेपर के अंदर। तो अनिल, सायर, रोहतास, अमनदीप, प्रजापति, नवीन, सबका स्वागत है। पूजा सिंह, आशीष, सागर, विक्की। तो जैसे ही पेपर आएगा तो आपको कराया जाएगा।
हाँ दोस्तों, बस पेपर अभी चंद मिनटों में आप लोगों के सामने आने वाला है। अभी एग्ज़ाम फिनिश ही हुआ है 11:45 पे दोस्तों, अभी 1 ही मिनट हुआ है। और जैसे ही कोई बच्चा बाहर निकलेगा तुरंत हमारे पास आप लोग इसका अच्छी साफ सी फोटो खींच के फिर डाल देना दोस्तों, ताकि है ना आप लोगों को जब सॉल्यूशन करवाया जाए तो आप सभी को अच्छा दिखाई दे। और दूसरी बात है कि प्रवीण सर भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, और जैसे हम यहाँ से फिनिश करते हैं तो दूसरे स्टूडियो से प्रवीण सर भी आपके साथ जुड़ जाएंगे दोस्तों। यानी आप लोगों के 100 के 100 जो क्वेश्चन है ना, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आप लोगों का इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हरियाणा जी के तमाम सभी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से डील करेंगे दोस्तों। आप लोगों को सबसे स्टिक और सबसे फास्ट आप लोगों को सोल्यूशन दिया जाएगा दोस्तों, ताकि सेकंड शिफ्ट में जाने से पहले आप लोग अच्छा हाँ, लेके क्या जाना है दोस्तों, लेके सिर्फ आप लोगों को 2 एडमिट कार्ड और 2 फोटो और एक आपका कोई भी आईडी प्रूफ, जैसे आप लोगों का आधार कार्ड हो और ओरिजिनल कॉपी, बस वही लेके चले जाना और कुछ नहीं लेके जाना। हाँ, उसके साथ आप लोगों को अपना दिमाग लेके जाना है, कभी खाली दिमाग चले जाओ, ठीक है ना। अपना दिमाग लेके जाओ, वहाँ पर जाके अच्छे से उसको एग्जाम को करो, और बहुत ही ईजी एग्जाम है, बर्डन नहीं लेना आप लोगों ने। आप लोगों का स्कोर अच्छा चला जाएगा दोस्तों, यदि फ्री माइंड से होकर आप लोग उस पेपर को करोगे ना तो बहुत अच्छा एग्जाम आप लोगों का दोस्तों चला जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू दोस्त मोहित, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्यार ही हमें मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो और हमें हमें एक मोटिवेशन मिलता है, अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, तो क्यों ना हम हमारे दोस्तों के लिए, हमारे साथियों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करें। तो उसी कड़ी में हम लगातार लगे रहते हैं। अमित सर भी, विजय सर भी, अपने अभी शास्त्री सर भी, और तमाम सर है, प्रवीण उड़ान सर भी आप लोगों के साथ। पार्टी भाई ये वाली कौन सी पार्टी कर रहे हो अमन जी, ठीक है ना। राम राम भाई, ये वाली पार्टी आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। पार्टी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, रियल जूस पियेंगे उसके अंदर, ठीक है। जी जी 11 पी लेंगे, रियल जूस पी लेंगे, लाहौरी जीरा पी लेंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आप सभी को बहुत बहुत बधाई होगी जब आप लोग का अच्छा स्कोर हो जाएगा। आप लोगों से रूबरू होंगे, आप लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा दोस्तों। जिन जिन साथियों का एग्ज़ाम जब क्लियर होगा तो आप सभी साथियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। इस पूरी टीम के साथ आप लोगों के साथ प्रोग्राम किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छा क्षण रहेगा। तो इसलिए आप सभी साथी मेहनत करें और एग्ज़ाम को क्रैक करें, ठीक है। फॉलो करेंगे भाई, इनको चलते बिल्कुल आने दो, हमारे पास टीम बिल्कुल रेडी है, दौड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है टीम। जैसे ही एग्ज़ाम आएगा हमारे पास तुरंत हम इतने रेडी हैं दोस्तों, आतुर हैं, आपसे भी ज़्यादा आतुर हैं। हमारे पास अभी आया नहीं है, जैसे आते ही एग्ज़ाम हम इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। सर देखते रहो, कहीं कहीं से भी एग्ज़ाम आ सकता है हमारे पास, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट भी हमें सेंड कर सकता है, कोई टीचर भी सेंड कर सकता है। तो आप लोग जुड़े रहें, देखते रहें सोशल मीडिया के हर उसके साथ, ग्रुप के साथ देखो, ताकि हमारे पास एग्ज़ाम आ जाए। सभी एग्जाम भाई, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी, आप लोगों के साथ जो भी साथी आप लोगों के पास हो ना, दाएं बाएं जो भी हो, तो आप लोग भी दोस्तों तुरंत फोटो, अच्छी से फोटो लेके हमारे पास सेंड कर दो दोस्तों, ताकि हम अभी सोल्यूशन करवाना स्टार्ट कर दें। हाँ जी सर, देखता हूँ एग्ज़ाम आया नहीं अभी। जैसे ही पेपर आ जाएगा भाई, सारे टीचर आएंगे अपने अपने जो है, प्रवीण सर भी आएंगे, चिंता ना करो आप, ठीक है। सारे अभी हम देखो उसका करना स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ एक है, हाँ आ गया, ये मेरे पास भेज दिया सर, आपने इसको सर। मैं इसको पीडीएफ सेट कर देता हूँ सर। सब मैं भी कर रहा हूँ सर, थोड़ा थोड़ा कराना स्टार्ट करो। लो अमित सर आओ। आप देखो इसको, बस अभी बस 2 मिनट दीजिएगा आप लोग, पेपर हमारे पास आ चुका है। तब तक हम पेन ड्राइव में डाल के स्क्रीन के ऊपर लगा देते हैं पेपर को, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अभी कर देंगे हम। बस पेपर आ चुका है जी, आप डाल लीजिएगा पेन ड्राइव में। बस 2 मिनट का समय दीजिएगा जी। अभी सर पेन ड्राइव में डाल रहे हैं पेपर। साफ दिख रहा है ये? ये लास्ट वाले हिंदी के हैं। मेरे को भी ऐसे लग रहा है सर, कल वाला है शायद ये। भाई ये
रॉन्ग नंबर हो गया, कल वाला पेपर है, कल वाला पेपर है। आप लोगों में से भी किसी के पास हो तो अगर आप लोग भेज दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। कोई मैक्सिमम आप लोगों में से एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होंगे, 1 मिनट का समय लगेगा, पेपर भेजिए, हम तुरंत सॉल्यूशन देंगे। अगले पेपर से पहले आपके पास सॉल्यूशन अच्छे से होगा। ये रिपीट तो नहीं कर दिया एचएसएससी ने? हो भी सकता है। इतना रिपीट नहीं है, पूरा पूरा पेपर रिपीट हो जाए ऐसा कुछ नहीं, रिपीट हो सकते हैं, 40 तक की लिमिट है। 48 तक का अलाउड है जी। भाई बस 1 मिनट का समय है, बस आप लोगों के पास जैसे भी आएंगे आप भेज दीजिएगा। कंप्लीट कल वाला ही पेपर है वाला भेज दिया किसी बच्चे ने, तो भाई लोगों को और जल्दी से आप लोग भेज दो। 70 प्लस 75 प्लस वो आज जो आप सभी जो बोल रहे हो ना, 70 प्लस 80 प्लस जो भी है, इसका एक आज शाम का एग्जाम होने के बाद में ना प्रवीण सर अच्छे से एनालाइज करके इसको आप लोगों की एक कट ऑफ बताएंगे। उसी के आसपास दोस्तों आपको लोगों की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये जितना जो भी कर रहे हो ना, ये इतना प्लस उतना प्लस, इसका भी कुछ नहीं, शाम वाला एग्जाम देखने के बाद भी ये चीज़ डिसाइड होगी कि इसका कट ऑफ कितना जाने की संभावना है। वो अच्छे से एनालाइज करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोग हाँ ठीक है, आप लोगों का कल एग्जाम हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। जिसका कल एग्जाम हो चुका है उसका भी बहुत अच्छी बात है। अभी देखना सर, ये आज वाला तो नहीं है कभी ऐसा कुछ, देखो आ गया क्या, एक बार देखो सर इसमें ये क्या है, कैसे है, आप सर के पास भेज दो। हाँ हाँ भाई, बहुत बहुत अच्छा भाई, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन सा एक कल वाला एग्जाम तो नहीं आ गया। हाँ भाई इसको एक बार चेक कर रहे हैं, जल्दी से चेक करके इसको अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं भाई। हाँ तब तक मैं देख लेता हूँ भाई, मेरे पास कुछ और ये 16 ही पेज आए हैं सर, अभी भी अधूरा है, अभी अधूरा है। चलो कोई नहीं, जो भी है अधूरे के अंदर जो भी हम काम करते हैं, कुछ तो हमें दिखाई दे जो बातें इसमें। तो इसमें मुझे अच्छे से प्रिंट भी दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला भी भाई। हाँ ये अधूरा पेपर डाला हुआ भाई, पूरा पेपर भाई, जिसके पास पूरा एग्जाम पेपर हो ना तो वो जल्द से जल्द अपना पूरा एग्जाम पेपर डालो, ताकि अच्छे से सोल्यूशन हो जाए, वन टाइम में एक अच्छा सोल्यूशन हो जाए आप लोगों के पास। अभी ये अधूरा है कि इसमें कोई बीच में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के। अभी जो आज वाला आया है इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है इंडियन हिस्ट्री का, और सही मिलान करने हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, तब तक इसका देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है और सही मिलान करना है इसके अंदर। क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, रोलेट सत्याग्रह, इसका वो कहाँ है सर? देखिए जो आज वाला एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन हिस्ट्री का आया है अभी, और क्वेश्चन नंबर 80 ये दे रखा है रोलेट सत्याग्रह। मतलब ये बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं हमेशा। दूसरा दे रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद दे रखा है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। मिल जो हड़ताल हुई थी वो वाली दे रखी है, और एक दे रखा है असहयोग आंदोलन। अब इनमें आप लोगों को डेट बतानी है। मतलब इसमें सामने जो ऑप्शन में, एक बार इसको जूम करना, ये देखिए जी, इनमें सामने दे रखा है 1918। मैं मतलब जैसा पेपर में आया वैसा लिख रहा हूं। 1919, 1922 दे रखा है, और एक दे रखा है 1930। आपको इनमें से सही मिलान करना है, सही मिलान करना है। देखिए जी मेरी बात सुनिए,
जो रोलेट सत्याग्रह है वो 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 और असहयोग आंदोलन 1922। ये तो बड़ा आसान था, बहुत आसान था ये। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि ए का हो जाएगा बी, ए का हो जाएगा बी यानी दूसरा, और बी का हो जाएगा डी। तो ए का बी और बी का 4, इसका आंसर होगा जी बी। जो ये पेपर है इसमें 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का है, 80 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा जी बी। अब तक तो मेरे सामने हिस्ट्री का ये एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसका मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जी। चलिए मैथ कर लीजिएगा। अब तक दूसरा एक बार मैं देख लूँ, एक दो क्वेश्चन और हो सकता है हिस्ट्री का, तब तक मैथ का कर लीजिएगा फिर आप लोग। अभी तक जितना मेरे पास पेपर आया, आपके पास कंप्लीट है क्या पेपर? हिस्ट्री का भाई एक ही क्वेश्चन आया है अब तक मेरे पास, तब तक मैथ कर लीजिएगा आप लोग। लीजिए, असहयोग आंदोलन 1922 आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रवीण उड़ान यूट्यूब चैनल पर। तो मैथ्स का क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, वो क्वेश्चन दिख रहा है जी आपको 20% और 10% का एकल छूट प्रतिशत निकालना है। सक्सेसिव परसेंटेज का ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एप्लीकेशन है। 20% और 10% की चल नहीं रहा है। 20% और 10% का अगर आपको सक्सेसिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है तो ये कितना बनेगा। सीधा सीधा आपको एक लाइन मेथड से करवाया जाता है कि भैया अगर मूल्य आपका 100 रुपये है, 20% की छूट दोगे तो परसेंट लगता है जी 80%, प्रतिशत हटेगा बटा 100 लगा दो। 10% की छूट दोगे तो 90% लगेगा, 90 बटा 100 कर दो। 100 से 100 को उड़ा दो, 2 0 से 2 0 को उड़ा दो, 9 8 होता है 72। अगर आपको 100 पर 72 रुपए लग रहे हैं तो छूट कितने की हो जाएगी जी 28 की, और 100 पर क्या होता है परसेंट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा। या फिर सीधा सीधा आपको एक्स वाई वाला मेथड लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 28%। क्वेश्चन अगला कह रहा है द एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स ए बी सी डी इज 49.5। अब कंजिक्यूटिव क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है। क्रमागत संख्याओं की जो औसत दे रहा है वो औसत दे रखा है आपको 49.5, और ऐसी ऐसी संख्याएं दे रहा है जी 4, ए बी सी और डी, ऐसी कितनी आपको संख्याएं दे रहा है 4। क्रमागत संख्याओं की औसत जो होती है वो होती है हमेशा बीच की संख्या। क्रमागत संख्याओं की जो औसत होती है दोस्तों वो क्या होती है, बीच की संख्या होती है। इसका मतलब बी और सी के बीच में अगर आपके पास 49.5 दे रखा है तो यहां पर आपको ये वाली संख्या मिली होगी कितनी, 48 संख्या मिली होगी, और ये वाली संख्या आपको क्या मिली होगी जी 50 मिली होगी। क्या मिली होगी 49, ये वाली संख्या मिली होगी, क्योंकि 49 और 50 के बीच में आपके पास ये वाली संख्या क्या मिलेगी 49.5 मिली होगी। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। आपको बी और डी की गुणा पूछ रखी है, बी और डी की पूछ रखी है, तो डी वाली संख्या क्या बन जाएगी जी 51 बन जाएगी। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं ए की संख्या तो ये बनेगी 48। तो चारों की चारों संख्याएं आपके सामने हो चुकी हैं, चारों की चारों संख्याएं आपके सामने है। ए 48, बी 49, सी 50 और डी कितना हो गया 51। चारों की चारों क्रमागत संख्याएं हैं। औसत की बात करोगे तो 49 और 50 के बीच में कितनी बन गई 49.5 बन गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा है एक बार देख लीजिए, बी और डी, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। बी की संख्या आपके पास 49 दे रखी है और डी की वैल्यू आपको दे रखी है 51। पूरा का पूरा सोल्व नहीं करना, जब आप 9 की 1 से गुणा करोगे तो लास्ट में क्या बनेगा दोस्तों 9 बनेगा। और 9 वाला ऑप्शन अगर मैं देखता हूं तो 2499 आपके सामने ऑप्शन है, आंसर नंबर ये आ जाएगा 2499। ये था आपका एवरेज औसत पर बेस्ड क्वेश्चन। बी और डी की आपको क्या निकालनी थी, मल्टीपल निकालना था। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो चक्रवर्ती ब्याज का ये सवाल नजर आ रहा है। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों में 8000 रुपए की धनराशि, यानी कि आपको जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है, वो दे रखा है दोस्तों कितना 8000। अब ये 8000 रुपए से आपने कहा कि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से धन 9261 हो जाता है। 9200 क्या हो जाता है जी 61 होता है।
9,261 5% ब्याज की दर से। तो इस सवाल पूछ रहा है कितने वर्षों में हो जाएगा। तो मल्टीपल निकालने के लिए एक रिजल्ट हुआ करता है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। 9,261 की अगर मैं बात करता हूं अपॉन 8,000, तो साफ साफ आप इसको पाएंगे कि ये होता है जी आपके पास 20 की पावर 3। 20 की पावर 3 करोगे तो क्या बनेगा, 8,000 बनेगा। यहां पर 20 आ रहा तो यहां पर क्या बनेगा जी 21 की पावर 3। इसका मतलब पावर 3 कर रहे हो तो टाइम पीरियड आपका क्या आ रहा होगा, 3 साल आ रहा होगा। मल्टीपल आपने क्या निकाला जी 21/20। यहां पर अरे हिल क्यों रहा है, 21 बटा कितना आएगा 20। 21/20 को आप लिखते हैं 1 सही 1/20। ये आपको 5% दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। तो इसने कहा कितने साल में हो जाएगा भाई, पहला ही ऑप्शन मेरे सामने नजर आ रहा है 3, तो आंसर आ जाएगा 3 ईयर। यहां पर लिख देता हूं 3 साल। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखिए, क्वेश्चन है जी अगला क्वेश्चन कह रहा है 0 से लेकर x के बीच में ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग नंबर। x की वैल्यू कुछ ऐसी दे रहा है, 0 से और 1 के बीच में है, तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन आपके सामने मैं एक बार लिख देता हूं। पहला ऑप्शन दे रखा है जी x², फिर दे रखा है जी 1/x, और दूसरी संख्या की बात करता हूं तो 1/x², और फिर है जी x। ये आपको 4 ऑप्शन है और 5वां तो नॉट अटेम्प्टेड है। यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहा है। 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, तो एक आसान संख्या मानना आपके मन में आ सकता है कि x² सबसे बड़ी संख्या होगी जी। x² सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं दोस्तों 0.5 नंबर ले लूं, कितना नंबर ले लूं 0.5, आप मुझे इतना बताइए 0.5 संख्या बड़ी है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 25 या 0.25। आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है कौन सी संख्या बड़ी है 0.5। इसका मतलब आपके पास x² तो बड़ी संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में से तो आपके पास कौन सी संख्या बड़ी बनेगी, इन दोनों से अगर मैं बात करता हूं तो संख्या कौन सी बड़ी बनेगी, हमारे पास x बनेगी। अब 1 की बात कर लेते हैं एक बार। 0. ऐसे करोगे 0.5, तो अब इसको सोल्व करना। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा हमारे पास कितना 10/5, यानी कि ये तो आ जाएगा कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। इसका मतलब 1/x ज्यादा बढ़ा रहा है। 1/x² और करके देख लो, 1/x² करके देखोगे तो कितना बनेगा 1.025 बन जाएगा। x² की वैल्यू तो इतनी है, ये हमारे पास क्या बनेगा जी 100/25 बनेगा। इसका मतलब अब आप सामने है सब कुछ डाटा, कौन सी संख्या बड़ी है। अब संख्या कौन सी बड़ी है, 0.5 बड़ा है दोस्तों या 0.25 बड़ा है या 2 है या 4। आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है 4 सबसे बड़ा है। 4 सबसे बड़ा है तो आंसर आपका कौन सा बन जाना चाहिए, आंसर आपका बन जाना चाहिए 1/x²। अगर मैं डेसिमल की बात करता हूं तो डेसिमल की बात करता हूं तो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेशियो का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि को 3:5 में विभाजित किया जाता है। किस अनुपात में विभाजित किया जाता है जी 3:5 में। किसी राशि को a और b में आप बांट रहे हैं, a और b में मान लेते हैं 3:5 में। ये कह रहा है कि यदि बड़ा भाग 75 है, इसका मतलब बड़ा भाग तो आप कहेंगे 5 है जी। 5 की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 75। 5 की वैल्यू अगर 75 आ रही है तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 15 आ जाएगी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दशमिक कुल राशि पूछ रहा है, क्या कर रहा है कुल राशि पूछ रहा है। कुल राशि पूछ रहा है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा जी 8। 8 की वैल्यू अगर आप 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 गुणा कर दो 15, 15 8 कितना होता है जी 120। कुल राशि कितनी आ जाएगी 120। ऑप्शन है तो देख लेता हूं, चौथा नंबर का जो है वो आपका ऑप्शन कितना आ रहा है जी 120 आ रहा है। ठीक है जी। तो आगे की तरफ बढ़ लेता हूं एक बार। हाँ, आगे के अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो जो कल वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना उसी पैटर्न पे सवाल बन रहा है पार्टनरशिप साझेदारी का। ए और बी ने क्रमशः कह रहा है 85,000 और कह रहा है जी 15,000 निवेश किए हैं। ए और बी ने 15,000 और 85,000 निवेश किए हैं। एक वर्ष के बाद में उनकी लाभ का बंटवारे का अनुपात पूछ रहा है। भैया सीधा सीधा काट दो, जो संख्याएं कट रही हैं काट दो। कितने से कट रही है, सबसे पहले तो 3 से इन 3 को उड़ाओ, 3 से इन 3 को उड़ा दो। अब 5 से अरे काटोगे तो 3 से 3 को उड़ाएंगे, 5 से जाएगा कितने पे, 5 से जाएगा जी 3 पर। 5 से कितने पे जाएगा जी, ये 5 से जाएगा जी 1 पर, बचेगा कितना 5 7 35, 17:3। ऑप्शन नंबर सी मेरे सामने नजर आ रहा है। 17 अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा लाभ किस अनुपात में बटेगा, वो बटेगा जी 17:3। ऑप्शन नंबर है आपके सामने तीसरा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाए जा रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, ये थोड़ा एडवांस का है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रूट 3 की वैल्यू आपको दे रखी है और रूट 2 की वैल्यू दे रखी है। जो रूट 3 की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 1.732 और आपको दे रखी है दोस्तों रूट 2 की वैल्यू। अगर मैं रूट 2 की बात करता हूं तो रूट 2 की वैल्यू दे रखी है 1.414। ये 3 डेसिमल तक का आपको रिजल्ट दे रखा है। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है इसका मान बताइए, 1/√3 रूट 2 इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान आपको बताना है। इसको सोल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन प्रीमेयकरण की एक प्रोसेस होती है। दूसरों का इजी लगता ही है, बिल्कुल इतना आसान है नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो गुणा कर दोगे जी रूट 3 माइनस रूट 2 से, ठीक है। अब सेम रूट 3 माइनस रूट 2 से यहां पर भी आप भाग कर देंगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो आंसर बन रहा होगा वो आंसर क्या बन रहा होगा भाई, शेयर करते रहो सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे शेयर कर दो, जितना ज्यादा हो सकता है कर दीजिए। रूट 3 माइनस रूट 2 तो ऊपर का ऊपर एज इट इज बच जाएगा। नीचे क्या होता है जी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 में से 2 जाएगा, कितना बनेगा जी 1। इसका मतलब क्वेश्चन में आपसे 1.732 में से क्या घटवा रहा है, 1.414 घटवा रहा है, ये आपको घटाना है। भैया आराम से आप इसको घटा सकते हैं। 12 में से 4 जाएगा, कितना बनेगा 8 बनेगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बनेगा। यहां पर कितना बनेगा 3, यानी कि 0.318 बन जाएगा। आंसर आ जाएगा 0.318। देख लेता हूं किसी ऑप्शन में 0.318 है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर है आपका बी, आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर बी 0.318। क्लियर है जी? सर मैं करवा ही दिया बस लगभग, जितने मेरे पास आए हैं वो करवा दी लगभग। चलो कोई नहीं, करवा दो। जितने मेरे पास क्वेश्चन आए एक बार मैंने करवा दिए, फिर सारे के सारे पेन ड्राइव लगने के बाद क्वेश्चन भी आपके सामने हो जाएगा। 5 मिनट में सारे के सारे फिर से करवा देंगे। चलिए भाई, बने रहेगा प्रवीण उड़ान यूट्यूब चैनल के साथ, लिसो की टीम के साथ बने रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो। और क्योंकि अभी जो क्वेश्चन मैथ, इंग्लिश के, रीजनिंग के या जो आपके मेन होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे ना तो 8 से 10 क्वेश्चन का फायदा मिल जाएगा, क्योंकि पैटर्न सेम ही रहता है। कल वाले मैथ वाले क्वेश्चन देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। वही रेशियो पे क्वेश्चन बन रहा है, वही कंपाउंड पर बन रहा है, वही आपका सिंप्लीफिकेशन पर बन रहा है, सेम आपका इंग्लिश पर बनेगा, सेम आपका रीजनिंग पर बनेगा। आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा जीएस में। लो मैं आपको सर को दे देता हूँ, आप बने रहेगा। शाबाश। हाँ भाई बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। अभी है ना इसके जीएस का क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, उसके बाद में हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, और प्रवीण सर भी आप लोगों को हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चन का करंट भी होगी, सभी चीज़ें होगी। तो अभी सर एक बार जीएस के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, जल्दी से भाई देखो। देखिए भाई, जीएस के जो टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ 2-4 करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपको प्रवीण सर करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए जीएस के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहले जीएस का ही पोर्शन देखते हैं। सबसे पहले ये रहा जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इसके अंदर दे रखा है, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। आप लोग, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, देखो पिछले मैच में एशिया कप का भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में आप लोगों को पता होगा कि बेन स्टोक्स किस देश के खिलाड़ी है। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड। इसका आंसर इस बच्चे ने तो गलत कर रखा है, वैसे इसका आंसर आएगा इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया के बाद दूसरा जो है महाद्वीप वो अफ्रीका है। इसका आंसर होगा सी, एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एनएसडी, एनएसडी की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी कि राष्ट्रीय नाट्य अकेडमी या फिर विद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1959। 1959 में ही पंचायती राज शुरू हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1959। 1959 में पंचायती राज और 1959 में ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपको प्रवीण सर करवाएंगे इसको तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, ये आ गया जी हिस्ट्री का क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्वेश्चन दे रखा है, रोलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मिल मजदूरों की हड़ताल और असहयोग आंदोलन। सामने दे रखी है डेट। रोलेट सत्याग्रह जो है वो 1919, यानी कि ए के सामने आएगा 2, ए के सामने 2, या तो इसमें दे रखा है या इसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, तो
बी के सामने आएगा 4, बी के सामने 4 दे रखा है इसमें, तो आंसर ये हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। मिल मजदूरों की जो हड़ताल हुई थी वो 1918 में हुई थी। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 में हुआ था। जितने भी आंदोलन है मेन तो इन है, तीनों के तीनों पूछे जाते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ये असहयोग, एक सविनय अवज्ञा और एक फेमस भारत छोड़ो आंदोलन, ये हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये करंट अफेयर्स का है। उसके बाद ये, किस राज्य को भारत का चंदन राज्य कहा जाता है? भारत का चंदन राज्य, ये कर्नाटक राज्य को कहा जाता है। कर्नाटक राज्य को कहा जाता है भारत का चंदन राज्य, चंदन राज्य या फिर चंदन का राज्य, कर्नाटक आएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि जो 33वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन जब बंद किया गया तब किसानों ने, ये वैसे किसान गलत लिख रखा है, आंदोलनकर्ताओं ने आएगा, आंदोलनकर्ताओं ने या किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने को आग लगा दी थी? यह घटना चोरा चोरी में घटी थी और चोरा चोरी में घटना 5 फरवरी 1922 को घटी थी। इस घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, चोरा चोरी घटना के बाद, ठीक है। मतलब क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की सेंस बदल देता है ताकि आप लोग गलत कर दो, ठीक है। आप समझेंगे किसानों ने तो आग लगाई नहीं थी, बात वही है यार, असहयोग आंदोलन बंद इसीलिए हुआ था कि चोरा चोरी में कांड हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं? वायुमंडल की 5 परतें हैं, सबको पता है, ये बड़ा आसान है। वायुमंडल की 5 परतें, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और उसके बाद वायुमंडल, 5 परतें हैं। तो इसका आंसर आएगा 35वें का बी, ठीक है, 35वें का आंसर आएगा बी। उसके बाद देखिए जीएस का अगला क्वेश्चन अगर इसके सामने है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो भाई इसने दे रखा है भारतीय, लेकिन ये आएगा कोयल। कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। ये कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मतलब जो सामान्य तौर पे जो 25-25 रुपए की किताब आती है ना रेलवे स्टेशन पे, सामान्य ज्ञान, जीके, जनरल नॉलेज, उसमें से लिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन में जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? यह आंदोलन अमेरिका से स्टार्ट किया गया था, अमेरिका से स्टार्ट किया गया था 1950 से लेके 60, यानी कि 1950 के दशक में अमेरिका से स्टार्ट किया गया था ये, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इंडियन हिस्ट्री का पूछने लायक क्वेश्चन, ये देखिएगा जी। किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे? बच्चे ने रखा 1906, लेकिन आएगा 1916। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में सेशन हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ में सेशन हुआ था। इसी सेशन में पहली बार कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, और इसी सेशन में मुस्लिम लीग को भी साथ में लिया गया था। हो सकता है इवनिंग शिफ्ट में यह आ जाए कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, मतलब ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये करंट अफेयर्स, ये आपको प्रवीण सर करवा देंगे, और ये भी करंट अफेयर्स 19 वाला करंट अफेयर बता रखे, देखो लो जी। तो बस यही थे क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के, तो ठीक है। आने वाले पेपर में, अगले पेपर में, ये जो आंदोलन मैंने बताया ना आप लोगों को, आंदोलन वाले में आप लोग गड़बड़ी मत कर देना, आंदोलन का पक्का आएगा। ये 3 आंदोलन रट के चले जाना, अभी बता रहा हूं। एक तो 3 आंदोलन तो करके ही जाने हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, ये तो आपको करने ही करने हैं। असहयोग 1920 से 22, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। एक आप लोगों को कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन और 1916 का अधिवेशन, ये दोनों पूछे गए हैं, यानी कांग्रेस के अधिवेशन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ये होगा लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग, और ये लखनऊ में लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है भाई इंडियन हिस्ट्री में, या तो अधिवेशन और या आंदोलन, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। पिछले में भी पूछा था, आज भी पूछा है,
अगले में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई आपके फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी का। ठीक है, तो चलिए अभी हिंदी का सॉल्यूशन होगा। जीएस का सॉल्यूशन हो चुका है। जीएस में 2-4 क्वेश्चन बचे हैं करंट अफेयर्स के, वो प्रवीण सर आपको करवाएंगे क्योंकि करंट अफेयर वही करवाते हैं सबसे बढ़िया। लीजिए अब फटाफट देखो गरीब, क्योंकि टाइम आपके पास में भी नहीं है और हिंदी के जो प्रश्न हमारे हैं उन पढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पे यहाँ पे कर दी रही हिंदी दिखा दे भगत है। वाली मैथ के दे भाई। क्या आगे भाई देखो, अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद नहीं है। अनुप्रास अलंकार के साथियों हमारे 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के? हमारे 5 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा हमारा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं होता, ये हमने बताना है। देखो अनुप्रास अलंकार का जो है हमारा यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास भी होता है, छेकानुप्रास भी होता है, अंत्यानुप्रास भी होता है और दोस्तों एक वृत्त्यानुप्रास भी होता है, वृत्त्यानुप्रास, और एक होता है हमारा यहाँ पे लाटानुप्रास। ये 5 भेद होते हैं। लाटानुप्रास, ये 5 भेद हमारे किसके होते हैं? समास के जो हमारा अनुप्रास जो अलंकार होता है उसके 5 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पे समासोक्ति अनुप्रास नहीं होता, यानी कि इसका ये समासोक्ति अनुप्रास आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना, ये तो होते हैं, ये उत्तर नहीं आएंगे, उत्तर आएगा इसका समासोक्ति अनुप्रास। 5 भेद होते हैं हमारे अनुप्रास अलंकार के। उसका बाद हमारा प्रश्न है दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द हमने बताना है। बार बार मैं जिक्र किया करता था पर्यायवाची का, भाई सूर्य के पर्यायवाची हम पढ़ते थे। तो साथियों हमारा सूर्य का जो पर्यायवाची होता है वो दिनकर होता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? भास्कर भी होता है, दिनकर भी होता है। उसके बाद का प्रश्न दिया गया है दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, पूछ रखा हमसे। क्या पूछा गया है? नहीं हुआ है। उचित प्रयोग किसके अंदर नहीं हुआ है? यहाँ पे देखिए तुम किस शहर में रहते हो, यहाँ तो सही हो रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, वही लगता है, उसी का हो रखा है। वह मिन्नतें करता रहा, वे उसे नजरअंदाज करते रहे। वह मिन्नतें करता रहा, यहाँ पे भी लगेगा। उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊंगा, इस पेड़ के फल मीठे हैं, यहाँ पे भी सही हो रखा है। लेकिन ये उसने कहा कि मैं आज नहीं आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर प्रयोग यहाँ पे नहीं लगेगा, ये की आएगा। उसने कहा की के बाद लगता है ये, ठीक है। तो कापुरुष से समस्त पद का उचित विग्रह बताना है अपन। कापुरुष का विग्रह आएगा कायर पुरुष, यानी कि तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कायर है जो पुरुष की विशेषता बता रखी है वो कायर है। तो कापुरुष के अंदर अपना क्या हो जाएगा? इसके अंदर कर्मधारय समास इसके अंदर हो जाएगा हमारा। कायर है जो पुरुष की विशेषता बता रखी है।
अगला बड़ा खूबसूरत प्रश्न दे रखा है, मैं का तत्सम रूप क्या है। यानी कि मैं हमारा यहाँ पे हिंदी का होता है और मैं का तत्सम हमने बताना यहाँ पे संस्कृत क्या बनेगी, मैं की। तो मैं का जो तत्सम बनता है साथियों वो मध्य बनता है। क्या बनता है, मध्य बनता है। कई बच्चों ने मम चुना है, मम मेरा का बनता है। मम मैंने तो मेरा होता है, मेरा का तत्सम मम बनता है, लेकिन इसका क्या आएगा, मध्य आएगा इसका। मैं का जो हमारा तत्सम बन्याग्रह है वो क्या होता है, मध्य होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है दे रखा है यहाँ पे। सृष्टि तो शुद्ध है, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं हम, सृष्टि को तो ऐसे ही लिखते हैं ना। लो मैं थोड़ा यहाँ पे बफरिंग हो रखी होगी, सृष्टि को तो हम ऐसे लिखते हैं, शुद्ध है ये। क्षुद्र को भी हम ऐसे लिखते हैं, ये भी शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गंध में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्तुति में बड़ी ई की मात्रा दे रखी लास्ट में, ये गलत है साथियों। इसका क्या आ जाएगा, हमारा स्तुति आ जाएगा। स्तुति ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अपितु स्तुति क्या होता है, स्तुति इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्तुति तो हमारा ऐसे लिखा जाता है, छोटी ई की मात्रा स्तुति के अंदर आती है, ये हमारी वर्तनी सही होती है। स्तुति यहाँ पे गलत दे रखा है, यानी कि अशुद्ध वर्तनी है यहाँ पे हमारी। उसके बाद मुहावरे से संबंधित हमारा प्रश्न बनता है यहाँ पे, क्या कि सहायता बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। मैदान छोड़कर भाग जाना, हाथ खींचना, आंच न आने देना, या फिर आनाकानी करना। उत्तर नहीं देना चाहते साथियों। सहायता बंद करने का मतलब तो क्या होता है, हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ होता है। सहायता बंद करना किसका होता है, हाथ खींचना जो मुहावरा होता है उसका अर्थ होता है हमारा क्या, उसका अर्थ होता है हमारा यहाँ पे सहायता बंद करना। इसका सही अर्थ हमारा चला जाएगा। उसके बाद उसके बाद अगला प्रश्न देखो, कुश प्लस में आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है। कुश प्लस में आसन से क्या बनेगा, कुशासन बनता है। कुशासन किस विकल्प के अंदर दिया गया है, कुशासन हमारा यहाँ पे इस पहले ही विकल्प के अंदर दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुश प्लस में आसन से क्या बनता है, कुशासन बनता है। कुशासन कैसे लिखते हैं, कुशासन ऐसे लिखते हैं। वर्तनी भी देखो इसमें यहाँ पे कुशासन, पहले से हमारा तालव्य आएगा यानी कि दुवाड़ा आएगा, उसके बाद से हमारा कौन सा आएगा, कुशासन। दो दे रखे हैं, ये कुशासन हमारा क्या होता है, सही होता है, क्योंकि इसमें हमारा आगे बस एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले हमारा तालव्य है, उसके बाद हमारा कौन सा होता है, दंतिस्कार होता है इसके अंदर। तो ये कुशासन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पूछ रखे हमसे, प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश हमने बताना। यहाँ पे प्रागैतिहासिक के लिए वाक्यांश कौन सा बनेगा, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित नहीं बन सकता, प्राचीन इतिहास से संबंधित नहीं बन सकता, ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित ये बनेगा। ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित हमारा क्या बनता है, प्रागैतिहासिक का बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएगा। ज्ञात इतिहास के पूर्व से जो संबंधित होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रागैतिहासिक बोला जाता है। शाम का जो पेपर होगा इवनिंग शिफ्ट में, तो यहाँ पे मैंने बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं अपने चैनल पे अभी हरियाणा के ऊपर क्या कर दूंगा, उसका सोल्यूशन कर दूंगा। अभी हरियाणा, तो साथियों इसको आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी हरियाणा हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अभी हरियाणा, इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, शाम का जो पेपर होगा आपका इवनिंग शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन इस चैनल पे होगा, तो यहाँ पे करवा दिया जाएगा अभी हरियाणा के ऊपर शाम वाली शिफ्ट का। चलिए उसके बाद लास्ट प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है, इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हमने बताना है। यहाँ पे इत प्रत्यय से हमारा शब्द कौन सा बनता है, फलित तात्कालिक में तो इक प्रत्यय लगा हुआ है, नहीं बन सकता तात्कालिक हमारा यहाँ पे। पांडित्य में भी नहीं बन सकता, अभिषिक्त में भी यहाँ पे नहीं बनेगा। सर्वाधिक उपयुक्त शब्द पूछ रखे हमसे, तो क्या बनता है, फलित बनता हमारा यहाँ पे। फल प्लस में इत से क्या बनता है, फलित बनता है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फलित इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों अब मैथ वाले हमारे सर हैं, अमित सर आएंगे, उसके बाद जो है प्रवीण सर भी आपके बीच में आएंगे, तो सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे चलेगा। हाँ फिर दोहराता हूं मैं सर, तो उसके बाद क्या साथियों, फिर दोहराता हूं मैं बात को। शाम वाली जो शिफ्ट होगी उसमें अभी हरियाणा अपना यूट्यूब चैनल है, इसने सब्सक्राइब कर लियो सारे। शाम की जो शिफ्ट होगी, शाम का जो पेपर होगा, इस चैनल के ऊपर आपने सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अब मैथ के लिए आते हैं भाई। ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ, 4-5 क्वेश्चन आए हैं, वो अभी देख लीजिए सारे के सारे। ये पहला क्वेश्चन तो मैं आपको करवा भी चुका था स्टार्टिंग में,
कि सीधा सीधा आपको यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना होगा, जिसका रिजल्ट बन जाएगा कितना, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, √3 की वैल्यू भी आपको दे रखी है 1.732 और 1.414। जब आपने इसको घटाया था तो आंसर कितना आया था 0.318। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन उस टाइम पर रह गया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाले गेहूं किसी अन्य प्रकार के 8:7 में कर दें। इसका मतलब एक वैल्यू होगी 8, एक वैल्यू होगी 7। एक लाइन ड्रॉ की जाती है, यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है 8, यहाँ पर दे रखी है 207। जब दोनों को मिलाएंगे, लाइन मेथड का इस्तेमाल करिए, दोनों को मिलाएंगे तो 10 के भाव में आपने बेच दिया, यहाँ पर बेचा है 9.30। इसका मतलब 9.30 कितना कम में बेच रहा है। आप कहोगे जी 0.7 तो 1 kg पर बेचा होगा, कितने पर बेच दिया, 8 पर। 0.7 पर अगर 8 पर करोगे, अब ये कितनों पर कम करना पड़ेगा आपको, कितनों पर कम करना पड़ेगा, 7 पर। तो 0.8 आपको बढ़ाना पड़ेगा, 0.8 बढ़ा दो, ये टिक ही नहीं रहा। 0.8 अगर आप बढ़ाओगे, 0.8 अगर आप बढ़ाओगे तो कितने पे जाएगा ये 0.7, तो कितना बनेगा 0.8। इसमें 0.8 बढ़ा दो, 0.8 बढ़ाओगे तो 10.8 आंसर आ जाएगा। ऐसे नहीं करना तो एलिगेशन लगाकर देख लो। एलिगेशन लगाओगे तो भैया 9.3 है, यहां पर आपको वैल्यू रखनी है, यहां पर वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए 10, और ये रेशियो आपको कितना मिलना चाहिए 8 अनुपात कितना मिलना चाहिए 7। जैसे ही यहां पर 10.8 आप रखेंगे, 10.8 आप जैसे यहां पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 है तो 0.8 आ जाएगा, और यहां पर कितना आएगा 0.7, 0 से 0 कट जाएगा, 8:7 आ रहा है। इसलिए मतलब आंसर कितना आ जाएगा 10.8 आ जाएगा, 10.8 आ जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आपके सामने है, ये आपको क्या पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है दोस्तों, स्पीड निकालिए, गति निकालिए। कल श्याम वाला टफ था ना, कुछ क्वेश्चन तो मैथ के इस वाले में ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 65 किलोमीटर आप चलते हो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा कर दो सबसे पहले, क्योंकि मीटर प्रति मिनट की बात कर रहा है। मिनट की बात करेंगे तो 1 घंटे में 120, 120 में 10 जोड़ोगे 130, 0 से 0 सीधा सीधा काट दो, 5 पे जाएगा 500, जहां पर भी आंसर है उसका आंसर है हो जाएगा 500। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मैंने आपको करवा भी दिया है। चक्रवर्ती ब्याज की दर 3 साल, जहां पर रिजल्ट आपको निकल कर आया था कैसे, 9,2,6,1 की अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा मार्कर को बड़ा कर देता हूं, 9,2,6,1 की बात करोगे अपॉन 8,000 करोगे, अपॉन क्या करोगे जी 8,000, तो ये यहां पर आपको मिलेगा 21/20 की पावर 3। अगर पावर 3 हो रहा है इसका मतलब टाइम पीरियड कितना जाएगा जी 3 जाएगा। जिस भी भाई ने कर रखे हैं क्वेश्चन तो गलत कर रखा है साहब। ये क्वेश्चन भी आपका ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बन रहा है। द डिविजिबिलिटी रूल पर ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है देखिए, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18, 12, 15 और 18 से सबसे छोटी संख्या आपकी सभी को काटते, वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है 12, 15 और 18 से। क्वेश्चन ना भी आता हो तो ऑप्शन का सहारा लेकर आप करिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे 12 में आएगा जी 4 और 3, संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए, 9 दूनी 18 होता है, 9 से भी संख्या आपकी कटनी चाहिए। इसका मतलब 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, आप डिजिट्स का सम करके देखिएगा, 9 या 9 से बनने वाली कहीं संख्या बन रही है क्या, 2 इसको काट दो, 5, 6, 7 इसको काट दो, इसको काट दो, अरे कट जाए, हाँ 2 और 1 3 इसको काट दो, 8 और 1 9, आंसर आपका एक ही बन रहा है। अब ध्यान से देखेंगे ये संख्या 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, आंसर कितना आ जाएगा 10,080 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना था। डिविजिबिलिटी आप एग्जैक्ट लगा सकते हैं, जो कि सेकंडों में आपका आंसर बन रहा था। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका था स्टार्टिंग में ही। रेशियो की बात करोगे तो सीधा सीधा 85,000 और 15,000 का रेशियो ले लीजिए। 5 से काटोगे तो कितने पे जाएगा जी, 0 0 काट दो, 5 से जाएगा 17 पर, 5 से जा रहा था 3 पर, अनुपात आ जाएगा 217 अनुपात कितना 3, आंसर आ जाएगा 17:3। आगे की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ, 0 से लेकर x तक की बात करता हूं तो यहां पर इंटीग्रल वैल्यू की बात की जा रही है, ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जा रही है। सबसे बड़ी संख्या आपको x नहीं देगी, x स्क्वायर नहीं देगी, हालांकि x स्क्वायर से बड़ी संख्या डेसिमल में x होती है। आंसर आ रहा था शायद 1/x स्क्वायर, इसको देख लेना एक बार, डेसिमल के हिसाब से मैंने बता भी दिया था। आगे वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब सबसे पहले तो देखो 7 और 11, यहां पर आपके पास 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, क्या इस संख्या में 7 11 आ रहा है, इसका मतलब जिस ऑप्शन में आपका 7 और
11 बन रहा होगा वो तो आंसर बनेगा नहीं। 7 और 11 वाला तो पहले ही कट कर दो, 7 और 11 वाला तो पहले ही कट कर दो। अब देखिएगा, अब सबसे 2 की पावर 2 है मिनिमम, यानी कि आंसर में 2 की पावर 2 तो HCF में बनना चाहिए, साथ में और कर दो, गुणा कर देते हैं। अब 3 की बात करेंगे तो यहां पर 3 की पावर 2 सबसे कम है, 3 की पावर 2 भी लिख देंगे। साथ में 5 की बात करेंगे तो मिनिमम क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, तो HCF हमारा क्या बनेगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आ रहा है जी मेरा पहला। आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, फर्स्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर पहला। कल शाम को था, चल ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने लिख देता हूं ऐसा। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू ईच A अनुपात B टू गेट द रेशियो C अनुपात D। A अनुपात B की अगर मैं बात करूंगा, A बटा B में आपको कुछ कांस्टेंट जोड़ना है। मान लेता हूं K जोड़ दो दोनों साइड, जैसे ही दोनों साइड K जोड़ोगे तो ये कहना चाह रहा है रेशियो आपका क्या बन जाना चाहिए, C बटा क्या बन जाना चाहिए, D बन जाना चाहिए। आर पार की गुणा कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये बनेगा जी AD और प्लस क्या बनेगा जी KD। बहुत बढ़िया। इक्वल टू क्या बनेगा जी BC प्लस क्या बनेगा जी KC। अब इधर लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, AD में से तो BC घट जाएगा। इक्वल टू की बात करोगे तो K लिखोगे तो क्या बनेगा C माइनस D, तो आंसर आ जाएगा AD माइनस BC अपॉन C माइनस D। कहीं पर है तो देख लो भाई, AD माइनस BC अपॉन C माइनस D। ऑप्शन नंबर आ रहा है जी 4। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी 4, AD माइनस BC अपॉन क्या बन रहा है C माइनस D। आप हाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका था स्टार्टिंग में। इनका जो भी मल्टीपल आया था लास्ट में 9 वाला आया था। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करें, क्रमागत संख्याओं की, तो 49 और 50 की औसत आपने क्या देखी होगी, 49.5 देखी होगी। पहले बना होगा 48, लास्ट में बना होगा 51। B और D की गुणा करनी है। आंसर अगर मैं बात करूंगा इकाई अंक से 2499 मेरा बन रहा है। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है इसका मान क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल अगर आप करें तो आपका एक एक स्टेप में आंसर बनने वाले हैं। एक एक स्टेप में बनेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर a प्लस a माइनस b, a प्लस b है तो आप एलसीएम जब ले रहे होंगे तो क्या बनेगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। हर जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लूंगा तो यहाँ पर ये साइन कैसा बन जाएगा, मेरा माइनस बन जाएगा। अब देख लो, जब यहाँ पर आप लिखोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा जी, एक्स बनेगा। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस एक्स माइनस क्या बनेगा 1, और माइनस कर दो जी 2x, माइनस कर दो जी 2x। बस जो कट रहा है काट दो, जो संख्याएं कट रही हैं उनको काट दीजिए। x प्लस एक्स 2x बनता है, माइनस 2x के साथ काट दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना, और नीचे भी क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। दोनों को काट दीजिए, स्यू एकदम से कट जाएगा और आंसर मेरा क्या आ जाएगा 1। 1 कौन से ऑप्शन पे है जी, दिक्कत चल रही है सर, ये आंसर आ जाएगा जी आपका कौन सा 1। आंसर आ जाएगा 1। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन अगर आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखे हैं तो इन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दो करके कर दो, दो करके करने का टाइम नहीं होता जी इतना, ठीक है ना, इतना तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हाँ चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूंगा तो एक तिहाई काम को 5 दिन में करता है। इसका मतलब 3 में से एक काम को अगर 5 दिन में करता है तो पूरा काम करने में कितने दिन लेता होगा जी, 15 दिन लेता होगा। 5 में से 2 काम करने में 10 दिन ले रहा है तो एक काम को करने में कितने दिन लेता होगा जी, 5 दिन लेता होगा। तो 5 काम को करने में कितने दिन लेगा, 25। नहीं समझ में आएगा ये बात, क्योंकि ये तो थोड़ी बड़ी बात होगी। तुम तो 1/3 की अगर मैं बात करता हूं तो 3 में से एक काम में 5 दिन लेता है तो 3 काम में कितने दिन लेगा, 15 दिन लेगा। तो मैं कह रहा हूं एक इसी काम को 15 दिन में कर रहा है। 2/5 की अगर मैं बात करता हूं तो 5 में से 2 काम को करने में अगर 10 दिन ले रहा है तो एक में कितना लगेगा, 5 में कितना लग जाएगा दोस्तों, 25 काम लग जाएगा। तो यही कह रहा हूं 15 और 25 का एलसीएम अगर लोगे तो बनेगा 75। क्षमता की जो रेशियो बनेगा, अनुपात बनेगा 15 से जाएगा 7 पर, नहीं 5 पर। 15 से कितने पे जाएगा, 5 पर, और यहाँ पर बनेगा 3 से। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 75 काम अगर 8 की क्षमता से करेंगे तो 8 से जाएगा 8 नहीं 72, और का कितना 3। 9 सही 3/8 किसी ऑप्शन में अगर आपको नजर आ रहा है तो आपका आंसर वही बन जाएगा। मुझे मेरे सामने नजर आ रहा है C 9 सही 3/8 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ देते हैं, आगे कुछ बचा है नहीं मेरे हिसाब से, सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो फिर भी एक दो रहते हैं तो वो देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 18 सेंटीमीटर भुजा वाले, कल भी एक क्यूब का क्वेश्चन आया था जहां पर डायगोनल पूछा था, वही क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपके कल बने थे। श्याम वाली शिफ्ट में भी वही क्वेश्चन बनेंगे। अगर यहां से एनालाइज करके आप सीख पाते हैं तो आपका फायदा रहेगा, अदरवाइज मर्जी है। 18 की अगर मैं बात करता हूं, क्यूब है,
घन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपने उसको पिघलाकर किसी छोटे क्यूब में अगर आकार बदलेंगे तो वॉल्यूम आपकी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम क्या बनेगी, ए क्यूब 18 गुना 18 गुना क्या बनना चाहिए जी, 18 बनना चाहिए। अब कह रहा है 3 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब बन जाएंगे, 3 की अगर मैं बात करता हूं तो 3 गुना 3 गुना 3 कर दो जी, 3 से जाएगा जी 6 पर, 3 से जाएगा जी 6 पर, 3 से जाएगा जी 6 पर, 216 आपका आंसर लगता नजर आ रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। 10 और 20 और 10 की अगर मैं बात करता हूं क्रमागत छूट की बात करोगे तो आपको पता है 8 निम 72, 100 में से 72 घटाओगे तो कितना आंसर बच जाएगा, 28 बच जाएगा अपने लिए। तो देखो ये आपको भी अगर आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखा हो तो सेकंडों का खेल है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी मैंने करवा दिया 15वां क्वेश्चन, 15 के 15 हो गए हैं। 3:5 की बात करोगे, 5 की वैल्यू अगर आपको 5 की वैल्यू 75 दे रखी है, 1 की वैल्यू 15 बनेगी, 8 की वैल्यू कितनी बनेगी, गुणा कर दो 15 से, 120 आपका आंसर बन जाएगा। बड़े ही फर्जी क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दे तो कुछ भी इन मैथ वाले क्वेश्चंस में है नहीं। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। जिन विद्यार्थियों का पेपर इवनिंग शिफ्ट में है, एक बार थोड़ा एनालाइज का मतलब ये नहीं है कि आप बस चल रहे हैं एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो कंसेप्ट होता है ना वो कंसेप्ट सेम बन रहा है। कल के क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखें ना, इस रेशियो पे क्वेश्चन बना हुआ था, अगर आपने देखा हो तो सारे के सारे क्वेश्चन का पैटर्न वही है। कल भी क्वेश्चन परसेंटेज पे बना हुआ था, कल भी क्यूब के साथ क्वेश्चन बन रहा था। अगर ये सारे के सारे बात कर लेना तो ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी आपके सामने रीजनिंग के पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारे के सारे अपना पेपर मुश्किलें बताएंगे, क्योंकि जब आप 1.5 घंटा टाइम निकालते हैं ना बैठकर, उस टाइम पर चीजें अलग चल रही होती हैं। यहाँ पर आप लोग ज्यादातर ना मस्ती के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, चलो भाई चलो आसान आसान है, बोलना आसान होता है, करना तो इतना आसान नहीं होता। 1.5 घंटे का टाइम जो निकलता है उस टाइम पर सारे के सारे पोर्शन को करना, उस प्रेशर को झेलना, ये सारा खेल होता है। आसान क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को ठीक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, और इवनिंग शिफ्ट के लिए आप तैयार रहेगा। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पैटर्न आपका सेम बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। करता हूं जेके परवीन उड़ान यूट्यूब चैनल पर, लीसो ऐप पर दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप सभी डी ग्रुप विद्यार्थियों का, सभी साथियों का एग्जाम बहुत ही बेहतर गया होगा और बहुत ही शानदार गया होगा। कल के पेपर को आप लोगों ने एनालाइज किया होगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग का जो सेक्शन आया हुआ है, उस सेक्शन के ऊपर हम बात करें कि कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उन 10 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन मतलब इसमें से मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर इनके बिना आप लोगों का एग्जाम बने। हर एग्जाम के अंदर ये दोस्तों पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के क्वेश्चन। तो यहाँ क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछा है, 4 में से 3 एक जैसे और एक अलग है। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर। यदि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, यहाँ पर विषम का चयन करें, ग्राम, क्विंटल और किलोग्राम, ये तीनों ही दोस्तों क्या है, भार मापने की इकाई है। बट यहाँ पर अलग कौन सा है दोस्तों, किलोमीटर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, सी बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखो ये क्या कहता है कि सुबह सुबह सूर्योदय के समय शनि एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था। खंबे की परछाई ठीक शनि के दाएं पड़ रही थी। देखो दोस्तों, मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को डिस्कस बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि जब कभी भी परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़े, याद रखना, जब कभी भी परछाई दोस्तों एक दूसरे के ऊपर पड़ती है तो सदैव आप लोगों का आंसर पूर्व या पश्चिम होगा। क्या होगा, या तो आप लोगों का आंसर पूर्व होगा या आप लोगों का क्या होगा आंसर पश्चिम। ईस्ट और वेस्ट में से आप लोगों का आंसर होगा जब परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। और इसके अलावा परछाई राइट या लेफ्ट, दाएं या बाएं पड़ती है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आंसर हमारा उत्तर या दक्षिण होगा। ये क्या है भाई, जब परछाई एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर जब परछाई पड़े ना, तब आप लोगों का ये बनेगा। और परछाई जब दाएं बाएं पड़े तो हमारा आंसर आता है दक्षिण
या उत्तर या दक्षिण। तो अब जो परछाई है दोस्तों देखो कहाँ पड़ रही है, राइट साइड यानी दाईं ओर पड़ रही है। तो हमारा आंसर या तो होना चाहिए दक्षिण या हमारा आंसर होना चाहिए उत्तर। तो हमने जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखा तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, दक्षिण। ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। अब काफी साथी कहेंगे सर ये दक्षिण आपने तुरंत बता दिया। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ इस चीजों को कवर करते हैं ना, तो रीजनिंग मात्र 5 मिनट का खेल था दोस्तों। 5 मिनट के अंदर पूरी रीजनिंग हल हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ परवीन सर भी भाई जैसे ही मैं फ्री करता हूँ, रीजनिंग फ्री करता हूँ, तो तुरंत बाद में आप लोगों के परवीन सर भी जुड़ेंगे, जो कि आप लोगों को हरियाणा जीके का जो है एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सुबह सुबह के समय, सूर्योदय के समय, सुबह का समय दोस्तों सूर्य भगवान अपना प्रकाश फैला रही हैं, ठीक है ना। सूर्य भगवान है, ये अपना प्रकाश फैला रहे हैं। और ये कहता है भाई जो शनि है ना, वो एक खंबे को और देख रहा था। मान लेता हूं कि ये एक पोल है भाई, इस खंबे को क्या है, शनि देख रहा है। शनि कहाँ खड़ा है भाई, शनि ये देखिए भाई, ये खड़ा शनि, ठीक है ना, इस खंबे को देख रहा है शनि की, ठीक है। और अब देखो, अब जो शैडो है, शैडो इन दोनों के ऊपर आएगी। तो ये जो खंबा है दोस्तों, इसकी शैडो आप लोगों के यहाँ बनेगी या नहीं बनेगी। ये किसकी शैडो बन गई दोस्तों, शनि, किसकी, खंबे की शैडो बन गई। अब शनि जहाँ खड़ा है ना, शनि का ये कौन सी साइड है दोस्तों, राइट हैंड साइड है या नहीं है। और ये कौन सी साइड है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट हैंड साइड है ना, तो राइट हैंड साइड में किसकी परछाई पड़ रही है, खंबे की परछाई पड़ रही है। इसने पूछा शनि का मुख किस दिशा में, शनि कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। इसका मतलब क्या, शनि कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, दक्षिण दिशा के अंदर शनि देख रहा है दोस्तों। क्लियर है, आगे बढ़ जाता हूं। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों की वोकैब अच्छी होगी, तो इन क्वेश्चन को बड़े इजीली आप लोग बना पाओगे दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर ये सब दिए गए, हर बार ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। कल की जो 2 शिफ्टें हुई थी उनमें भी आज ये तीसरी शिफ्ट है, इसमें भी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर दिए गए शब्दों से एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल शब्द बनने वाला है दोस्तों। आप लोगों को उसके बारे में बताने की वो शब्द क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर जो शब्द बनने वाला है दोस्तों, वो बनने वाला है ऑथर। यानी यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है ना, ए आएगा, फिर यू आएगा दोस्तों, फिर टी आएगा दोस्तों, और फिर उसके बाद में एच आएगा दोस्तों, उसके बाद में ओ आएगा, और उसके बाद में आर आएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा दिए गए शब्दों के सहायता से। ऑथर इसका क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमें बता रहा है। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। इस स्लाइड पे आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर सिलोग्स का एक क्वेश्चन दिया गया, बड़ा प्यारा सा और खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया गया सिलोलिज्म का। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्या कहता है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, ये कहता है सभी नदियां पर्वत हैं। जितनी भी जो नदी है ना दोस्तों, जितनी भी जो नदियां हैं वो सारी क्या है दोस्तों, पर्वत हैं। क्या है, पर्वत हैं। क्या है दोस्तों, पर्वत हैं। अब बात करें, सभी महासागर पर्वत हैं। जितने भी जो महासागर हैं वो सारे क्या हैं, महासागर सारे पर्वत हैं। तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, डायग्राम बन जाएगा। अब पहला कंक्लूजन, कुछ नदियां महासागर हैं, कुछ नदियां और महासागर। देखो दोस्तों, यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर नदियां और महासागर को जोड़ा गया है क्या, सर यहाँ तो इनको नहीं जोड़ा गया। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, सर ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो भी सकता है नहीं। लेकिन हम ऐसी कंडीशन को क्या करेंगे दोस्तों, नकारेंगे। तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन, कुछ पर्वत नदियां हैं, कुछ पर्वत नदियां हैं दोस्तों, ये कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है। जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं दोस्तों, जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं दोस्तों, तो हमारा सम का कंक्लूजन हमेशा राइट होता है। और जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सम और ऑल बोथ कॉन्सेप्ट आर रेडी, ठीक है ना। दोनों राइट, दोनों कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सही होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं दोस्तों, तो केवल सम वाला जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वही कॉन्सेप्ट सही होगा। यदि मैं कहता ना सभी पर्वत नदियां हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता, गलत। क्या हो जाता दोस्तों, गलत हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का दोस्तों, ये मैंने कहा ना आप लोगों को क्लासिफिकेशन से और एनालॉजी, सादृश्यता, समसंबंध, वहां से क्वेश्चन आता है। कलम क्या काम करती है, लिखना। कलम का काम क्या होता है दोस्तों, लिखना होता है। और फावड़ा जो है ना, फावड़ा किस काम आता है दोस्तों, काटना, रक्षण करना या खोदना। सर फावड़े से खोदा जाता है। क्या होगा इसका आंसर भाई, 2 इसका बिल्कुल सही और
उपयुक्त आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आया, बड़ा ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है ये देखते हैं। यहाँ पर कहा भाई v को ये w लिख रहा है। v कितने पे आता है भाई 22 पे, w कितने पे आता है 23 पे। तो इसमें देखो v को इसने क्या लिखा दोस्तों w लिखा, यानी ये 22 से ये जा रहा है दोस्तों 23, तो कितना कर रहा है दोस्तों +1 कर रहा है। क्या कर रहा है +1 कर रहा है। आई को k लिख रहा है, आई कितने पे आता है भाई 9 के ऊपर, और k कितने पे आता है दोस्तों 11 के ऊपर। 9 को 11 लिखने के लिए दोस्तों इसने क्या किया +2 किया, यानी कॉन्सेप्ट इसने क्या चलाया +1 +2 +1 +2 +1 +2, ये इसने क्या चलाई दोस्तों एक सीक्वेंस चला रखी है, ठीक है ना। बिल्कुल इंग्लिश भी करवा देंगे, टेंशन ना लो, इंग्लिश भी होगी, हरियाणा जीके भी होगी और नेशनल जीके, सभी चीज़ें आप लोगों की कवर होगी। बट जो चल रहा है उसको देख लीजिए आप लोग एक बार। तो यहाँ पर +1 +2 वाला कॉन्सेप्ट लगाया, हमसे पूछा BRITAIN को हम किस प्रकार लिखेंगे। बी कितने पे आएगा भाई 2 पर, बी आता है सर 2 पर, और उसमें कितना प्लस करना 1 प्लस करना, तो क्या आ जाएगा आंसर भाई सी आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आर कितने पे आया भाई 18, इसमें कितना प्लस करना भाई पहले वाले के अंदर 1 प्लस करना था भाई, पहले वाले के अंदर कितना प्लस करना था 1 प्लस कितना करना है भाई, पहले वाले के अंदर 1 प्लस करना है, दूसरे वाले के अंदर कितना प्लस करना है 2, 18 और 2 20, 20 पे कौन आएगा टी। अच्छा अब बात करें 9, आई कितने पे आया 9, 9 में कितना प्लस करना भाई 1, 9 और 1 10, 10 पे कौन आ जाएगा भाई जे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर बोलिए। हाँ हम बस अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं सर। अच्छा इसके बाद में हम बात करते हैं जो टी है ना, टी इसमें, हाँ इसके बाद में डायरेक्ट प्रवीण सर जुड़ेंगे भाई आप लोगों को, जैसे रीजनिंग फ्री होती है उसके बाद में प्रवीण सर जुड़ेंगे आप लोग। हाँ 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 ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दो भाई, ठीक है। हाँ तो अब बात करते हैं, हाँ जी भाई ये जो टी है ना, टी इसमें कितना प्लस करेंगे भाई, इसमें तो 1 था, इसमें 2 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 22, 22 पे कौन आएगा भाई वी, CTJV TJV ये हमारा कौन सा ऑप्शन बता रहा है भाई, तीसरा ऑप्शन ही बता रहा है ना, ये हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन बता रहा है, थर्ड ऑप्शन बता रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, इस स्लाइड पे में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे रीजनिंग के जो क्वेश्चन दिए गए इनको भी हम सोल्व करने का काम करते हैं। सबसे यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने ब्लड एंड रिलेशन का जो दोस्तों क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को बनाने का काम करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर काफ़ी बार डिस्कस किए हुए हैं। जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ ना, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, तो सिंगल वन एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को क्लास में डिस्कस ना करवाया गया हो, सभी क्वेश्चन क्लास के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, वही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों a + b का अर्थ क्या है, a b का भाई है, ये इसने दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं p × q + r - s। यहाँ पर हमने देखो इनके बीच में दोस्तों रिलेशन देखना है, रिलेशन देख के दोस्तों हमने यहाँ पर आंसर करना है इसका। इसके अंदर हम रिलेशन देखते हैं दोस्तों, p और q के बीच में देखो क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। मल्टीप्लाई क्या कहते हैं, a × b का अर्थ है a b का पिता है। जो a है ना पहले वाला कौन, ये p पिता है किसका दोस्तों, q का ये पिता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनके बीच में क्या दिया दोस्तों, प्लस का सिंबल। प्लस क्या कहते हैं, a b का भाई है, यानी पहले वाला कौन सा q, भाई है किसका, दूसरे वाले का, दूसरे वाला कौन r, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं, इनके बीच में है माइनस। माइनस क्या कहते हैं, ए बी का पति है, यानी पहले वाला पति है किसका, दूसरे वाले का। पहले वाला कौन भाई, पहले वाला ये आर, पति है किसका दोस्तों, एस का। तो एस का पति है तो ये मेल है, तो ये कौन होगी भाई, फीमेल होगी। और ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, भाई हैं, ठीक है ना। और ये इनका कौन है भाई, ये इनका पिता है। अब आप लोगों से सीधा सा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आप लोगों ने बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो सीक्वेंस है वो सही है, जो स्टेटमेंट दिए कौन सी सही है। पी एस के ससुर हैं, यानी जो ये पी है ना ये इसका ससुर है, ये बात सही है क्या, बिल्कुल सर, पहला ही जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, जिनका भी ये है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ, और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कैलेंडर का क्वेश्चन दिया गया है। इस कैलेंडर वाले क्वेश्चन को हम बनाने का काम करते हैं। क्या कहता है, किसी वर्ष के मार्च का
चौथा दिन गुरुवार था। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। एक तरीका क्या है, चौथा दिन यानी फोर्थ डे जो है ना वो क्या वार था दोस्तों, वीरवार था यानी गुरुवार था। अब हम बात करें, इसने पूछा अगले महीने का अंतिम दिन। अगले महीने का अंतिम दिन, मार्च से अगला महीना तो कौन सा आएगा दोस्तों, अप्रैल आएगा। और अप्रैल का अंतिम दिन कौन सा होता है, 30 अप्रैल होता है दोस्तों। क्या होता है, 30 अप्रैल होता है। तो उस दिन आप लोगों से पूछा है कि क्या वार होगा। तो हम बात करें यहाँ पर, एक तरीका तो ऐसे है, और मैंने कल भी बताया था आप लोगों को बिल्कुल साधारण सा तरीका, +7 करते चलो दोस्तों। यदि ऐसे दिमाग में ना आए ना बातें तो +7 करो। किसी भी तारीख में जब आप 7 प्लस करते हो तो नेक्स्ट सेम वही वार आ जाता है। किसी भी वार में जब आप 7 प्लस करके जो तारीख बनाओगे सेम वार आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं फोर्थ। इसमें 7 में 7 और 4 कितना होता है भाई, 11। 11 तारीख को, 11 तारीख को कौन सा वार होगा भाई, 11 तारीख को भी वीरवार होगा। ठीक है, 11 और 7 18, 18 तारीख को भी वीरवार होगा। 18 और 7 कितना हो जाएगा, 18 7 25 हो जाएगा। और 25 और 7 कितना होता है दोस्तों, 25 और 7 32 होता है। बट दिन मार्च में कितने होते हैं, 31, यानी 1 अप्रैल को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, वीरवार हो जाएगा। 1 अप्रैल को वीरवार है तो 8 अप्रैल को क्या हो जाएगा दोस्तों, वीरवार। 8 और 7 15, 15 को भी वीरवार। 15 और 7 कितना दोस्तों, 22 तारीख को भी वीरवार हो जाएगा। 22 और 7 कितना दोस्तों, 29, 29 तारीख को भी वीरवार। हमसे पूछा है 30 तारीख को, तो 30 का क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। एक तरीका दोस्तों ये होता है इस क्वेश्चन को कवर करने का, बिल्कुल साधारण और बेसिक सा तरीका। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका क्या होता है। दिनों की संख्या को जब आप लोग 7 से डिवाइड करोगे तो आप लोगों का ओड डेज आ जाएगा, यानी कि विषम दिन आ जाएगा। और विषम दिन यदि जो कम आया है तो माइनस करोगे, विषम दिन यदि माइनस है तो उसको हम घटाएंगे, और प्लस है तो उसको आगे हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को कवर करने फोर्थ डे, यानी इसमें दिनों की संख्या होती है मार्च में 31, बट 4 दिन चले गए दोस्तों। तो यहाँ पर कितना रह गया, 27 दिन किसके रह गए भाई, मार्च के। 30 दिन दोस्तों किसके हैं सर, अप्रैल के हैं। किसके हैं, अप्रैल के आप लोगों के 30 दिन है। तो यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 57 हो जाएगा। इस 57 को दोस्तों जैसे ही मैं 7 से भाग करता हूँ दोस्तों, इस 57 को जैसे ही मैं 7 से भाग करता हूँ तो 57 56, ठीक है ना। 8 पे चला गया तो कितना आ गया, 56, कितना आ गया, 1 आ गया। प्लस आगे पूछा है, आगे के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं। वीरवार, वीरवार में दोस्तों हम 1 प्लस कर देंगे तो दोस्तों हमारा क्या वार आ जाएगा, शुक्रवार। हमारा बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर आ जाएगा दोस्तों। चाहे आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलो या फिर आप लोग इस प्रकार चलो, दोनों में ही आप लोगों का आंसर क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा। तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए बताए हैं, यदि किसी कॉन्सेप्ट को किसी स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट दिमाग में ना आए तो बिल्कुल साधारण सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप लोग उन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऊपर ये है हमारा सीरीज का क्वेश्चन दोस्तों। सीरीज हर एग्जाम के अंदर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सीरीज भी बिल्कुल इजी पूछी जा रही है। देखो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है 143, 143 और 149 के बीच में यदि हम देखते हैं तो कितने का गैप है दोस्तों, 6 का गैप है। यहाँ पर हमने देखा तो कितने का गैप आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया दोस्तों 9 का गैप, और यहाँ पर हमने देखा तो कितने का गैप आ गया दोस्तों, 12 का। देखो पहाड़ा पढ़ो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजा कितना होना चाहिए भाई, 15 होना चाहिए, और 3 छिका 18। देखो 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 185 हो जाएगा। 185 में जब हम आगे जोड़ते हैं ना, 185 में 18 जोड़ते हैं सर, बिल्कुल सही 203 बन रहा है। यानी यहाँ पर हमारा सही बिल्कुल ये 15 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 185, जो कि बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर है दोस्तों। तो इसका कितना हो जाएगा, और 185 हमारा बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर दोस्तों बनने वाला है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का, उसको हम कवर करने का काम करते हैं दोस्तों। ये है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से। हर एग्जाम के अंदर दोस्तों एक सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या, किसके साथी ने क्या क्या आंसर दिया। ओ ये उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं। हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों ये नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए बैठे हैं। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स वाई और एन के बीच में बैठे, सॉरी जेड, जेड जो है ना दोस्तों, जेड जो है, जेड किस किस के बीच में बैठा है भाई, एक्स और वाई, एक्स और एन के मध्य में बैठा है, बीच में बैठा है। और एम किनारे पे नहीं बैठा, तो एम को हम यहाँ बैठा देते हैं। किनारे पे क्यों बैठाना भाई, आगे बढ़ जाते हैं। वाई एन के ठीक दाएं हैं। वाई जो है ना
एन के बिल्कुल इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट है, इसका मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों, वाई आ जाएगा हमारा। ओ दाएं किनारे पे, ओ राइट हैंड साइड पे दोस्तों नहीं बैठा, तो ओ को हम लेफ्ट साइड बैठा देंगे भाई, ओ को हम लेफ्ट साइड बैठा देंगे। हमसे क्या पूछा, एम के पड़ोसी कौन है भाई, एम का एक पड़ोसी तो कौन हो गया भाई, ओ हो गया, और एक पड़ोसी कौन हो गया दोस्तों, एक्स हो गया। यानी ओ और एक्स, ओ और एक्स वाला कौन सा है भाई, ओ और एक्स, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, ये बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर हो जाएगा। अभी मैं प्रवीण सर को स्ट्रीम दे रहा हूँ, अभी प्रवीण सर आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे भाई। उसके बाद में जो हमारा एक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट रहता है क्या सर, एक इंग्लिश का और एक साइंस का जो कॉन्सेप्ट रहता है, वो दोनों कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर टीचर आएंगे और आप लोगों को करवाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लगातार सर तब तक एक बार आप 2 मिनट रखें, मैं प्रवीण सर को स्ट्रीम दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में आप लोगों के साथ प्रवीण सर जुड़ जाएंगे। सारे के सारे हरियाणा जीके के, सेंट्रल जीके के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप लोगों को डिस्कस करवा देंगे। तो सारे के सारे एक बार स्टेटस लगा लीजिए अपनी अपनी वीडियो को, जो लिंक आपको दे रखा है इसको शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ पाएँ, ठीक है। तब तक मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश के बता देता हूँ। इंग्लिश के क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। प्रवीण सर जुड़ रहे हैं, तब तक आपको 2 मिनट का समय भी वेस्ट क्यों ही किया जाए। हाँ, कल भी हमने देखा था एक्टिव पैसिव और नरेशन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, एक्टिव पैसिव और नरेशन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो सेम क्वेश्चन बने रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पैसिव की बात कर रहा है, किस में कन्वर्ट करिए, पैसिव में बात करिए। मस्ट वी कट दिस ट्री, मस्ट वी कट दिस ट्री, मॉडल सारा है मस्ट, इसका मतलब जो है आपका क्या वर्ब, वो किस में जाएगा, बी में जाएगा। मतलब क्या बनेगा, बी। बी कौन सी वर्ब आ रहा है, इज नहीं बनेगा, वाज नहीं बनेगा, विल नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी, तीसरा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, तीसरा। अब पढ़ के देख लो, मस्ट दिस ट्री बी कट, जिस भाई ने भी कर रखा है, भाई ने तो गलत कर रखा है, ठीक है। चलिए आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, तीसरा। आगे वाला देख लो, नीदर ऑफ द 2 men खालिस्तान वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर नीदर ऑफ को एक बार थोड़ा पढ़ के देखिए, नीदर ऑफ देम यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। तो यहां पर ऐसा मत सोच लेना कि प्लूरल वर्ब लगेगी, प्लूरल यानी कि वर नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या आएगा, नीदर ऑफ 2 men यानी कि एक कंबाइन को मर्ज किया जा रहा है। यहां पर क्या आता है, वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, कौन सा आ जाएगा जी, बी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी, वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। ये रहा आपका PQRS। PQRS को पढ़कर थोड़ा सा देखा जाता है ऑटोमेटिक। हेलो, जय हिंद, जय श्री राम भाई। क्या दिखाई दे रहा है आपको, मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, एक बार बताना प्लीज। स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर? मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मुझे अमित सर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई, एक बार आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है क्या, नहीं आ रही, एक बार प्रिया लाठर, अभी रविंद्र कुमार, हाँ चलिए भाई। नमस्ते सभी को, जय श्री राम। मुझे सबसे लेट में मामला मिला क्योंकि मैं अभी खेदर स्टूडियो में हूँ, बाकी वो हिसार स्टूडियो से सॉल्यूशन करा रहे थे। टेक्नोलॉजी का मामला है कि अभी मेरे पास स्ट्रीम की आई है, ठीक है, और उसके तुरंत बाद जो है आपके सामने लाइव हूँ। चलो भाई, थोड़ा सा जिसका इवनिंग सेशन के अंदर है, मैंने वैसे तो टेलीग्राम के अंदर जो चीजें थी वो भेजने का काम कर दिया है। देखो भाई क्या है कि 2023 के अंदर भारत से G20 की अध्यक्षता किस देश ने प्राप्त करने का काम किया। 2023 के अंदर जब भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर अपना जब जो है इस देश के अंदर क्या हुआ था, G20 का जो कार्यक्रम हुआ था। अब जो है याद रखना किसके अंदर, रियो डी जेनेरियो एक शहर है ब्राजील का, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। तो ब्राजील का रियो डी जेनेरियो शहर जो है, इस शहर के अंदर क्या होगा, तो अगली बार जो 2024 के अंदर जो है
कहां पर होगा, तो आपने याद रखना है रियो डी जेनेरियो जो है 2024 के अंदर ब्राजील जो है क्या करेगा, G20 की क्या करने का काम करेगा, अध्यक्षता करने का काम करेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ब्राजील हो जाएगा। ठीक है। भारत का चंदन किस राज्य को कहा जाता है, भारत का चंदन, जूम इस जूम तो देखता हूं भाई, हो जाओ को नहीं हुआ है। भारत का चंदन जो है किस राज्य को भारत का चंदन कहा जाता है, ले भाई पेड़ दिया तोड़। भारत का चंदन किसको कहा जाता है, तो सबको पता है कि कर्नाटका को भारत का चंदन कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के बाद में ये तो चोरा चोरी के अंदर जो है असहयोग आंदोलन का सिस्टम, ये विजय सर ने आपको बता दिया था भाई। अगला देखो क्या है मामला, देखो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत भारत में कितने वर्ष के दिनों के रोजगार की गारंटी देने का काम करता है। हमारे देश के अंदर तारीख थी, आपको पता होगा, तारीख है 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा एक योजना शुरू करी गई थी। योजना का नाम क्या था, नरेगा योजना था। ठीक है, बाद में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है, इस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का काम करते हैं। बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना। शुरुआत में भारत के 200 जिलों के अंदर इस योजना को लागू करने का काम किया गया था। पहला राज्य आंध्र प्रदेश हुआ करता था जहां पर यह लागू हुआ था। और इसके अंदर कितने दिनों की गारंटी दी जाती है, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी इसके तहत देने का काम करा जाओ। ठीक है, मनरेगा। हाँ, 357 रुपये हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मजदूरी है, 357 रुपये एक दिन के मिला, खड़े खोदन के। काम धंधा नहीं रहो तो फिर इलाज नहीं है। जे हरियाणा में टेस्ट बंद हो गए, यो सौदा ये जो कर ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं ये बंद हो गए, तो आगे मास्टर भी मनरेगा में 357 रुपये दिहाड़ी लेंदे दिखाई दूंगा तुमने। किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न पुरस्कार जीता था, 2019 के लिए भारत रत्न पुरस्कार। तो आपको याद होगा कि 2019 के अंदर 3 लोगों को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया था। उनमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2019 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया था। ठीक है, नानाजी देशमुख जो है गांव के संबंध में विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहिए या फिर उससे पूर्व की पार्टी आप कहिए उनको, तो उस जमाने के व्यक्ति हुआ करते थे, जनसंघ के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। तीसरे थे गायक भूपेन हजारिका, असम के थे भूपेन हजारिका। इन 3 लोगों को 2019 के अंदर क्या दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया गया था, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका कोई साल को नहीं होता कि 2019 के लिए उसको 19 के लिए या 20 के लिए, प्रत्येक साल देना कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोदी सरकार ने 19 के बाद शायद किसी को दिया गया नहीं, किसी को नहीं दिया गया। तो ऑप्शन में बिस्मिल्लाह खान भी 19 में को नहीं आओगा, प्रणब मुखर्जी भी है, भूपेन हजारिका भी, ये दोनों के दोनों। वैज्ञानिक CN राव को 2013 में जब सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था, उसमें वैज्ञानिक CN राव को दिया गया था। सचिन तेंदुलकर आप सभी को पता सबसे युवा खिलाड़ी थे जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया, पहले खिलाड़ी थे। अब आप इसके अंदर देख सकते हो दोनों ऑप्शन दिए गए, इसमें दोनों दे रखे, प्रणब मुखर्जी भी दे रखा, भूपेन हजारिका, तीसरा नानाजी देशमुख इसके अंदर नहीं दिया गया। अब ये देखो इसके अंदर क्या सिस्टम क्या लगाने का काम करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है मामला। ले भाई हरियाणा जीके आएगी है, मिलान करना है हरियाणा जीके का सही ले भाई। ठीक है, पर्यटन केंद्र दिए गए, इन पर्यटन केंद्रों का मिलान करने का काम करना आपने। स्काई लार्क पर्यटन केंद्र कहां पर है, तो सबको बिल्कुल सही है, हरियाणा के पानीपत के अंदर स्काई लार्क है। दमदमा भी इसने ठीक ला रखा, गुड़गांव के अंदर है। डबची कड़ा पड़ जाओ, ओडल के अंदर पड़ जाओ। कर्ण ले कड़ा पड़ जाओ, उचाना कोनियो उच्च छाना है भाई, ए यू गलती इतियो करके उच्च छाना, करनाल का उछाना गांव जो है, इस गांव के अंदर क्या है, कर्ण लेख है। ठीक है, मिला लियो तामे। ए में 4 आना चाहिए, ए में 4 इसे के अंदर आओ है। ठीक है, बी में क्या आना चाहिए, बी में 2, तो यो इसका उत्तर यो हो जाएगा। ठीक है, डी में 3 आना चाहिए। ठीक है, कर्ण लेख उछाना, तो यो हो जाएगा इसका उत्तर भाई। आगे देखो भाई, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रयासों को मान्यता पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू करने का काम किया है। तो आप सभी को पता है सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए एक व्यक्ति ने यमुनानगर के अंदर अपने एक तरह से मैं कहूं कि पूरी जिंदगी खपा दी, उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित करने का काम उनके द्वारा किया गया था। और उनके नाम पर 2 पुरस्कार शुरू किए गए थे। महिलाओं के लिए तो एक पुरस्कार शुरू किया गया था मनोहर सरकार के द्वारा, सुषमा स्वराज पुरस्कार। 5 लाख रुपए इनामी राशि सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत दी जाती है। पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, जींद जिले की मंजू ढिगाना को जो है पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया गया था। उसी के साथ में बजट में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है दर्शन लाल जैन पुरस्कार की घोषणा करने का काम किया गया था।
दर्शनलाल जैन का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो आपने याद रखना है हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी से जो है दर्शनलाल जैन का संबंध है। ठीक है, कहां से संबंध है? यमुनानगर के जगाधरी से दर्शनलाल जैन का संबंध है। पिछले दिनों उनकी मृत्यु हो गई। सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए शख्स ने पूरी जिंदगी लगाने का काम कर दिया, तो दर्शनलाल जैन हो जाएगा इसी के नाम के ऊपर। हालांकि यह पुरस्कार अभी तक किसी को दिया नहीं गया है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? इब्राहिम लोदी का सबको पता है, जो हिंदू शासक मरेगा उसकी समाधि बनेगी, जैसे हेमू की समाधि है। ठीक है, कोई मुस्लिम शासक बनेगा तो उसके नाम के ऊपर उसका क्या होगा? उस जगह के ऊपर उसका मकबरा होगा। मध्यकालीन इतिहास के अंदर भारत का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान के अंदर मारा गया था। याद करिए 21 अप्रैल 1526 की आधी रात को पानीपत के अंदर यमुना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर जो है बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी मारा जाता है। वो कहां पर मारा जाता है? तो आप सभी को पता है हरियाणा के पानीपत के अंदर जो है मारा जाता है, और पानीपत के अंदर ही किसका मकबरा है? पानीपत के अंदर इब्राहिम लोधी का मकबरा है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के अंदर युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला शासक कौन है? इब्राहिम लोधी है। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछ चुका है, पहला युद्ध पूछ चुका, हो सकता है श्यामवाड़े में दूसरा युद्ध आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आप कर दोगे, मेरे को पता है। ये कल वाले एग्जाम में भी प्रश्न आया था, यूं कहीं वहां से उठाने का काम कर दिया है। देखो, फतेहाबाद में दो महत्वपूर्ण स्मारक है, एक तो लाट है, ठीक है, लाट की मस्जिद है, और दूसरा स्मारक कौन सा है? एक तो लाट पूछ रहा क्या है। कल वाले में आया था कि लाट और स्मारक के दोनों प्रश्न जो है कल पूछने का काम किया गया था। अर्जुन सतल है, हुमायूं की मस्जिद बिल्कुल सही है, हुमायूं की मस्जिद आ जाओ, हुमायूं का मकबरा भी इसको थोड़ा बहुत कह सकते हैं। बनावली मैं मान गया फतेहाबाद के अंदर है, लेकिन इसने स्मारक दे रखा, बनावली स्मारक नहीं है, बनावली क्या है? एक पुरातत्व स्थल है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? हुमायूं की मस्जिद हो गया। ठीक है, हुमायूं की मस्जिद और लाट जो है ये दोनों कहां पर है? कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर है। फतेह खान के नाम पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा के दो नगरों को बसाने का काम किया गया था। पहला नगर हरियाणा का हिसार है, और दूसरा कौन सा पड़ता है? तो हरियाणा का फतेहाबाद पड़ता है। इन दोनों को बसाने का काम किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, हरियाणा के अंदर जो है 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं। मतलब के पूछना चाहो है, हरियाणा के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 8 है। पंचकूला हरियाणा के प्रशासनिक भागों में एक है। सबसे पहले प्रशासनिक भागों का जिक्र है, मतलब क्या कहना चाहो? बंदा यूं कहना चाहो कि हरियाणा को कितने प्रशासनिक मंडलों के अंदर बांटने का काम किया गया, यह बात पूछना चाहो है। तो देखो, जिस समय हरियाणा अंग्रेजों से पहले, जिस समय अंग्रेजों का हिंदुस्तान के ऊपर राज हुआ करता था, तो हरियाणा के अंदर 2 मंडल हुआ करते थे। सबसे पुराना मंडल कौन सा था? हमारा हिसार जिला सबसे पुराना मंडल था। दूसरा अंग्रेजों के जमाने का मंडल कौन सा था? तो अंबाड़ा जो है दूसरा अंग्रेजों का जमाने का था। जब 1966 के अंदर हमारा हरियाणा प्रदेश बनता है, तब 1 नवंबर 1966 को 2 और मंडल बनाने का काम कर दिया। कौन से 2 नए मंडल बनाए गए थे? रोहतक, और दूसरा मंडल कौन सा बनाने का काम किया गया था? गुरुग्राम। ठीक है, रोहतक और गुरुग्राम को कब बनाने का काम किया गया था? 1966 के अंदर इन दोनों मंडलों को बनाने का काम किया गया था। बाद में मनोहर सरकार के द्वारा जो सितंबर 2017 के अंदर 2 और नए उपमंडल बनाए गए। कौन से बनाने का काम किया गया? वो कौन से उपमंडल है? करनाल, और दूसरा कौन सा है? फरीदाबाद। ले भाई, करनाल और फरीदाबाद। वर्तमान में कितने हैं? 6 मंडलों के अंदर बांटा गया है। सबसे पुराना पूछ ले विसार, अंग्रेजों के जमाने के 2 थे, ये दोनों अंग्रेजों के जमाने के हैं। हरियाणा जब बनता है 1 नवंबर 1966 को, रोहतक और गुड़गांव को बनाया जाता है, लेकिन 2017 में मनोहर सरकार के द्वारा करनाल और फरीदाबाद को। तो हरियाणा के अंदर प्रशासनिक प्रभाग 8 है। यह बात गलत है, क्योंकि कितने प्रशासनिक प्रभाग हैं? 6 हैं। पंचकुला प्रशासनिक प्रभागों में एक नहीं, पंचकुला अंबाड़ा मंडल के अधीन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों जो है ना तो ए सही है और ना बी सही है, दोनों एक गलत हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की अकादमी कहां पर है? भारत जो वीरेंद्र सहवाग जो है, इनकी क्रिकेट की एक अकादमी है। तो ये जो है क्रिकेट अकादमी कहां पर है? कौन सी जगह के ऊपर है वीरेंद्र सहवाग की? फरीदाबाद के अंदर है, पंचकुला के अंदर है, झज्जर के अंदर है, या फिर गुड़गांव के अंदर है? एक सहवाग इंटरनेशनल स्कूल भी खोलने का काम किया गया, शायद वहीं पर ये अकेडमी है। तो आपने याद रखना, झज्जर जिला जो है, झज्जर जिले के अंदर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की अकादमी। लब है, इस छोर ने चाड़ा पैट दिया। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न भी इसका सही है। ये हो रहा है कि यो प्रश्न इसका सही पा, छोरों का मलंग आदमी है। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र या फिर हिसार? अबुल फजल का जिक्र आपने सुना होगा, लघु महासागर के उपाधि से उसने नवाजने का काम किया है। पाणिनि के किताब अष्टाध्यायी के अंदर भी इस किताब पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर भी किसका जिक्र है? ब्रह्म सरोवर का जिक्र है। जब हम दुनिया का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद पढ़ने का काम करते हैं, तो ऋग्वेद के अंदर भी किसका जिक्र दिया गया? ब्रह्म सरोवर का जिक्र ऋग्वेद के अंदर भी दिया गया है। ठीक है, तो जज लर्किन के द्वारा दोबारा से खुदाई करने का काम किया गया था। राजा पुरु के द्वारा सबसे पहले जो है यहां पर खुदाई करवाने का काम किया गया था। ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर कहां पर है? सभी को पता है, ब्रह्म सरोवर जो है कहां पर पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र। ला भाई,
अगला प्रश्न क्या है कि हरियाणा का जिला है चरखी दादरी और चरखी दादरी की सीमा जो है निम्नलिखित में से किसका गला को नहीं लगती नू कहना चाहो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि। देखो भाई मैप है और आपके सामने कि चरखी दादरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती, यह बात पूछना चाहो बंदा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि। ठीक है, देखो भाई चरखी दादरी भिवानी पूछ रही है, भिवानी तो लग गए क्योंकि भिवानी से अलग होके ही नया जिला बना गया इसको। महेंद्रगढ़ से देखो चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ से लागण लग रही है। जज्जर पूछ रही है, जज्जर तक भी लागण लग रही, एक बच गया। हरियाणा का हिसार जिला जो है, हरियाणा के हिसार जिले से जो है क्या नहीं लगती, चरखी दादरी की सीमा हरियाणा के किस जिले से नहीं लगती, तो हरियाणा का हिसार जिला जो, हिसार जिले से चरखी दादरी की सीमा नहीं लगती। ठीक है, हरियाणा में लगभग कितने सामुदायिक विकास खंड है, बीडीपी ऑफिस पूछ रहे हैं सामुदायिक विकास खंड, तो वर्तमान समय में कितने हरियाणा के अंदर 143 सामुदायिक विकास खंड है। कितने हैं, 143 जो है सामुदायिक विकास खंड है। तो 143 ऑप्शन में है कौन, तो याद रखना है 130 से 140 यो सबसे नजदीकी उत्तर माना जाएगा, 130 से 140। हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के तहत जो है कितनी नहरें आती है, भाखड़ा देखो भाखड़ा प्रणाली के तहत 521 जो है किसके तहत आती है, भाखड़ा प्रणाली के तहत है। 472 आती है यमुना प्रणाली के तहत, 558 आती है उठान प्रणाली के तहत। ठीक है, उठान प्रणाली के तहत, तो 521 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाखड़ा के तहत जो है 521 है, यमुना के तहत 472 है, और जो है 528 नहरें जो है उठान प्रणाली के अंतर्गत आ जाओगी, तो 521 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त का संबंध कहां पर है, कल योगेश्वर दत्त का गांव पूछा गया था इनडायरेक्ट रूप से, तो आप सभी को पता है योगेश्वर दत्त का जन्म कहां पर हुआ था, हरियाणा के सोनीपत जिले के भैंसवाड़ कला के अंदर जन्म हुआ था। ठीक है, 321 नहीं बेटा, 521 सोनीपत के भैंसवाड़ कला के अंदर योगेश्वर दत्त का जन्म हुआ था। हो सकता है श्याम वाली शिफ्ट में ये पूछ ले कि कौन सा पदक जीता था, तो आपने याद रखना 2012 के लंदन ओलंपिक के अंदर जो है कुश्ती के अंदर कौन सा पदक जीतने का काम किया था, कांस्य पदक योगेश्वर दत्त के द्वारा जीतने का काम किया गया था। ठीक है, और इन्होंने अभी 2 बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं, ये यहां से कौन सा हल्का था बालूवाड़ा, हो त्यागी है बड़ौदा, हाँ बड़ौदा हल्के से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं बड़ौदा हल्के से। इंद्रराज भालू जो थे उनके सामने थे, कुश्ती खेलते हैं, तो कुश्ती के अंदर आपने याद रखना है लंदन ओलंपिक 2012 के अंदर क्या जीता था, कांस्य पदक जीतने का काम किया गया था। ले भाई अगला प्रश्न फिर आ गया कि निम्नलिखित में से नु पूछा है सीधा देसी भाषा में बताऊं तो दिल्ली जो है हरियाणा को कौन सी दिशा के ओर से घेरने का काम करता, कौन सी दिशा में कौन घेरता, दिल्ली नु पूछना चाहो बंदा, किस दिशा से दिल्ली हरियाणा को नहीं घेरने का काम करता, यह बात पूछना चाहो है। दिशा के लिए पहले भी एक सूत्र फार्मूला बता रखा ए ले, नु प्लस का नु निशान लगा ले, ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, इधर पैन कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण है, और इसे कौन सी साइड है, पश्चिम है। ठीक है, अब देख लो हरियाणा ऊपर तक उत्तर में भी घेरने लग रहा है हरियाणा, दक्षिण में भी गुड़गांव और फरीदाबाद लागा, गुड़गांव लागा मैन, तो पश्चिम में लागा दिल्ली के पश्चिम में सोनीपत रोहतक इनकी सीमा, सॉरी सोनीपत और झज्जर इनकी सीमा लगने लग रही, सिर्फ एक या दिशा बच गई जिसकी सीमा नहीं लगती, और यह कौन सी दिशा है, तो पूर्व जो है पूर्वी दिशा के अंदर आपने याद रखना है, पूर्व के अंदर जो है हरियाणा दिल्ली को नहीं घेरता, बाकी 3 ओर से जो है हरियाणा दिल्ली को घेरे हुए है। अगला प्रश्न भी भाई छोरा का ठीक सर चाले कर दिया भाई इसने, तो गजब का भाई, बहुत इंटेलिजेंट केस सवेरा नहीं कौन था भाई, बाकी भला बेचारा का पेपर मेरे तो बहुत पहले भेज दिया इसने, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता के बारे में आपने एक चीज याद रखनी है, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किताब कौन सी लिखी थी, पंचायती राज क्यों और कैसे नामक किताब लिखी थी इन्होंने, पंचायती राज क्यों और कैसे। इसके अलावा हरियाणा केसरी नाम की एक पत्रिका भी निकालने का काम किया करते थे। भाई 1800-1900 जितने एक भी फर्जी नहीं है, आज जमा नरक हो रहा हरियाणा में, 1 रुपये का 1 लाइव लग गया है, 5000 में 5,000 लाइव आज, आजकल तो सस्ता रेट हो रहा है, जहां तक 20-20, 25-25 हजार लाइव आज है। ये फर्जीवाड़ा है, निराका बड़का गला धोखा करना है, कोई दम वाली बात को नहीं है। अरे क्लास में तो 600 लाइव लग दर मारे कदे बराबर में आए को नहीं, फर्जीवाड़ा कर करके 20-20 हजार 30-30 हजार है मेरे यार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हमें को लायक हो सकते 10-20 हजार, फिर क्यों बड़का गला धोखा करे यार। ठीक है, बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। 1941 के अंदर भिवानी के गोलागढ़ गांव के अंदर जन्म हुआ था। हरियाणा का शिल्पीकार कहा जाता है, हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबको पता है पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, कहां से चुनाव लड़ते थे याद रखना है, झज्जर जिले से ये लोग ये संबंध रखते थे। लो भाई अगला प्रश्न देखो, अरे तारा पिरिया अश्वनी अभी पांडो तारा हो लिया पेपर होगा में दिन दे को नहीं
ला भाई एनएसजी कमांडो शायद अगली शिफ्ट में नहीं आना चाहिए, केवरा थोड़ा सा फिर भी पढ़ जियो, गूगल में मारोगे सर्च विकीपीडिया पूरा पेज आ जाएगा। एनएसजी कमांडो के बारे में यह है केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस है, बिल्कुल सही है। देखो जिस टाइम पे एनएसजी का मतलब क्या, त्वरित कार्रवाई करने के लिए एकदम तुरंत से। 31 अक्टूबर 1984 को किसकी हत्या हुई थी, याद रखना है, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में दिल्ली के नजदीक जो है, ये चीज याद रखना है कि दिल्ली के नजदीक में एक सिस्टम किया गया था, एक ऐसी सशस्त्र पुलिस बल छोड़ी गई थी जो तुरंत हमेशा तैयार रहे, और इसका मुख्यालय सबको पता है हरियाणा के गुड़गांव के मानेसर के अंदर है। और उसके बाद याद रखिएगा कंधार विमान हादसा हुआ था ना, कंधार के अंदर जो विमान हाईजैक किया गया था, उस टाइम भी एनएसजी कमांडो बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि अमृतसर में वो विमान उतरना था। लेकिन वो अलग परिस्थितियां, अलग विचार करेंगे उसके ऊपर। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन, गलत है, कल के पेपर में था, मॉर्निंग में था, पता नहीं इवनिंग में था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किसके अंडर में आता है, तो आपने याद रखना गृह मंत्रालय के अधीन में आता, ठीक है, गृह मंत्रालय। तो सशस्त्र, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सही है, तो केवल एक इसका ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय के अंदर में नहीं आता। किसके अंडर में आओ है, तो आपने याद रखना ये गृह मंत्रालय के अंडर में आओ है, ठीक है, किसके अंदर में आओ, गृह मंत्रालय। अच्छा, नृत्य शैली लूर में, लूर का मतलब क्या है, लूर का आप सभी को पता है, लूर नृत्य हरियाणा के कौन से जगह के ऊपर फेमस है, तो बांगर की धरती जो है, बांगर कह लीजिए, इसको बागड़ कह लीजिए, बांगर की धरती में खास तौर पर फेमस है। और मेन तौर पर हरियाणा का जींद जिला जो है लूर नृत्य के लिए जाना जाता है। आप सभी को पता है, इसमें प्रश्नोत्तरी होती है। इसके अंदर जो है लूर शब्द का अर्थ बताना आपने क्या है, बालिका है, आभूषण है, संगीत है, फसल है, लूर। भाई पीरियल आफ्टर विधवा पेंशन वाले का दोनों गलत है। उसका 18 साल में, 18 साल लड़की की शादी की उम्र है, 21 साल का कोई इसमें तुक नहीं है, ठीक है, 18 साल की होगा। और दूसरा जो है 2750 रुपये, तो उसका दोनों गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है, दोनों गलत हो जाएगा। बताओ वैसे बस, तो याद रखना है। तो ये किसके लिए जो है बांगर के अंदर जो है नृत्य शब्द लूर का मतलब क्या होता है, बालिका से होता है। किससे होता है, बालिका से, ठीक है, बिल्कुल सही है, बालिका से होता है, फसल से नहीं होता, बालिका से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का काम करिएगा, विचार करना है आपने, बताइएगा शाबाश। हरियाणा, हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है, बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। यह बात पूरा गलत कहना चाहो है, क्योंकि 2010 की अगर मैं बात करूं तो 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी को हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, ठीक है, दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था। चीज आपने याद रखनी है। प्रिया को कहा बता दिया मैंने, कोई बात नहीं, 1800 रुपए दिखा रखी, 21 साल का कोई मैटर नहीं उसमें, ठीक है, दोनों गलत हो गए बेटा उसका। तो ठीक है, पहला ठीक है भाई, राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन 2010 में पंजाबी को राजकीय भाषा नहीं घोषित किया गया था, उसको दूसरी सेकंड लैंग्वेज घोषित करने का काम किया गया था। कब किया गया था, 2010 के अंदर घोषित करने का काम किया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। 1969 के अंदर जो है, जब बंसीलाल हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे, तो जो है एक आंदोलन से खफा थे, जब हरियाणा बना था तो उस आंदोलन से वो खफा थे। इस कारण जो उन्होंने, खासतौर पर बंसीलाल का यह भी मानना था कि अन्य लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए, इसलिए उन्होंने तमिल को जो है 1969 के अंदर जो है क्या कर दिया था, दूसरी भाषा का दर्जा देने का काम किया था। 2002-3 में आकर ओम प्रकाश चौटाला ने इसको खत्म करने का काम किया था। माधोगढ़ का किला हरियाणा के किस जिले के अंदर है, माधोगढ़ का किला पूछ रहे, क्या बताओ शाबाश। माधोगढ़ का किला, प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले के अंदर है, माधोगढ़ का किला, बताइएगा शाबाश। तो सबने मेरा है सिरसा, इसार, इसार ला कह रहा है, इसका भी मैं नहीं भाई, ये तो छोरा साकी है बेटा का। तो माधोगढ़ जो है कड़ा पड़ा है, माधोगढ़ का किला हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। एक और त्यात्या टोपे का किला भी, ठीक है, त्यात्या टोपे का किला भी इसमें है, माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ है। हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है, चेरापूंजी। हरियाणा में एक स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश पूछ ले तो यमुनानगर का छछरौली जो है, इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी। अगर नो पूछ ले हरियाणा में जिलों में सर्वाधिक बारिश हरियाणा में कहां होती है, तो याद रखना है अंबाला के अंदर। सबसे कम बारिश हरियाणा के अंदर कौन से जिले में होती है, तो याद रखना सिरसा जिले के अंदर कम बारिश होती है। सबसे कम बारिश एक स्थान पर, सबसे ज्यादा छछरौली, सबसे कम बारिश वो स्थान कौन सा, भिवानी जिले का लोहारू जो है सबसे कम बारिश होती है। अगर मैं पर्टिकुलर एक स्थान की बात करूं, सबसे ज्यादा बारिश हरियाणा में कहां पर होती है, ऊपर का जो इलाका जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे कम बरसात हरियाणा में कहां पर होती है, दक्षिण पश्चिम इलाके के अंदर हरियाणा में सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। तो छछरौली को क्या कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। अंबाला में सबसे ज्यादा, कम सिरसा में, एक स्थान पर सबसे कम लोहारू, यह चीज आपने याद रखनी है। ले भाई, हरियाणा की जनसंख्या पूछ रखी है,
हरियाणा की जनसंख्या, हरियाणा की जनसंख्या पूछ रखी है कितनी है, तो 2011 के अनुसार 253, तो ये देख लो 2 से 3 लाख यो आ जाएगा, ये सीधा आ जाएगा, ठीक है, इसका नुक्कन आ जाएगा। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, मुद्रा योजना की शुरुआत कब करेगी थी, तो भारत में मुद्रा योजना जब है 8 अप्रैल 2000, और ये तो इंटेलिजेंट केस था यार, यो प्रश्न भी ठीक है इसका, इंटेलिजेंट आप तुम वो कर रहे थे यार, देखिए योजना वाला प्रश्न ठीक करके कह रहा है बछुरा। अब अगला प्रश्न देखो के है यो जीएसडीपी वाला, फिर कहूंगा नहीं, फिर आ गया, देख लो यो आ गया जीएसडीपी वाला, देखो यो जीएसडीपी वाला मैंने टेलीग्राम में भी घेर दिया, सांझ वाले है, देख लियो भाई। हरियाणा का नंबर जीएसडीपी में कितना है, 12वां नंबर है अपना हरियाणा का। पहला नंबर के ऊपर देखो, पहला नंबर के ऊपर किसका, पहला है महाराष्ट्र का है, दूसरा है तमिलनाडु का, तीसरा है गुजरात का, पांचवा है यूपी का, छठा वेस्ट बंगाल का, सातवां राजस्थान का। इसमें के पूछ रहे क्या, बिहार, तो बिहार का, हरियाणा का 12वां नंबर है, बिहार का 15वां नंबर है भाई, ठीक है। और उत्तराखंड का जीएसडीपी याद रखना, उत्तराखंड का 23वां, हरियाणा से दोनों राज्य जो है पीछे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, समझ गए, ये दे रखे दोनों राज्य, हरियाणा का 12वां है, बिहार का 15वां है, उत्तराखंड का 23वां है, दोनों राज्य पीछे हैं। देखो हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय है, मतलब पुलिस कमिश्नरी का जिक्र हो रहा है, ठीक है, पुलिस कमिश्नरी का जिक्र हो रहा है। 5 कितनी हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी, तो सबने बेरा कितनी पुलिस कमिश्नरी है, 4 है। और फरीदाबाद क्या पुलिस कमिश्नरी है हरियाणा के अंदर, फटाफट बताइएगा कितनी है, 4 कौन सी है, 4 पुलिस कमिश्नरी, हाँ अच्छा, 4 कौन सी, 3 नहीं है, चौथी सोनीपत बना दी प्रिया, ए बोली छोरी, कल पूछ रहे क्या था पर्सन, हाँ सोनीपत से पहले कौन सी थी, 5 तो है को नहीं है, ये तो गलत हो गया, काट दो इसने। चारों के नाम बताओ फटाफट। आईआईटी इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है, हिसार, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, बिल्कुल। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत, बिल्कुल सही है, गुड़गांव फरीदाबाद, तो इसका मतलब फरीदाबाद है, तो केवल बी ऑप्शन विल भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 है भाई पुलिस कमिश्नरी। ट्रिपल आईटी बताओ कहां पर है, हिसार है, सोनीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बताना है। अभी 2-4 क्वेश्चन शायद इंग्लिश का सोल्यूशन रहता है, तो मैं अभी दूसरे स्टूडियो के अंदर, बिल्कुल भाई सोनीपत के अंदर है, तो अभी आपने जुड़े रहना है, जो जो सोल्यूशन रहता है। मैं बरवाड़ा के पास जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, वहां ये स्टूडियो है। अब मैं इसको दोबारा से हिसार जो है इसको सेंड कर रहा हूँ, अभी हिसार स्टूडियो से जो है आपके जो जो क्वेश्चन बाकी है उनको करवाने का काम जो है वहां की टीम करने का काम कर देगी। तो ये आपकी जीके, नेशनल जीके हो चुकी है। जैसे सेकंड शिफ्ट होगी तो सारे के सारे जुड़ जाना। आप क्या करना है जी मेरे को, ठीक है ठीक। अच्छा, कट ऑफ के बारे में क्या विचार है बताओ बस आपका, कट ऑफ कितने जानी चाहिए? मैं आज शाम तक कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा, लेवल लगभग देख लिया सारे पेपरों का, उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके शाम को आपको कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा। लेकिन जहां तक आपको क्या आइडिया लगता है, फटाफट बताइए बस कट ऑफ का। ओबीएस में से करनी है ना। चलो भाई, आपकी क्लास दूसरे स्टूडियो में ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। और जो है कट ऑफ की वीडियो शाम तक आ जाएगी, चिंता ना करो। हाँ तो भाई ये 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश के आप लोगों के रहते थे, एक बार इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन था ये PQRS वाला, ये आपका अरेंज करने वाला क्वेश्चन है, ये रहा 43। अरेंज करना है आपको इसको, सामने वाले पोर्शन को। तो साफ साफ यहाँ पर ए पे दे रखा है, टू अंडरस्टैंड टू मैनी पीपल थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल ग्रामर अपीयर। सबसे पहले की बात करूँ तो सी के साथ आपका वर्ड स्टार्ट नहीं कर सकता, थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल। थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हो सकता है,
तो इसका मतलब आपके साथ सी और ए तो बनना चाहिए। सी और ई एक तो यहां पर बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। एक बार बी डी सी ए को पढ़ दो। टू मैनी पीपल ग्रामर appears थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? बी डी सी ए। थोड़ा अब भाषा को पढ़कर देख लेते हैं कि क्या बहुत से लोगों के लिए इंग्लिश वाली जो ग्रामर है वो उनको थोड़ा मुश्किल लगती है, इम्पॉसिबल लगती है क्या करना? अंडरस्टैंड करना, समझ में आना। तो बी डी सी आपका बन जाएगा। आगे चलिए, ये एरर का है या नो चेंज का है? चलो देख लेते हैं। हाँ, विच ग्रामर अपियर्स टू करेक्ट। यहां पर आपको इंप्रूवमेंट करनी है। क्या कह रहा है? द लैडर विल बी कोलैप्स इफ यू पुश द वॉल विद द हैंड्स। यहां पर आपको ग्रामर का सारा है, टेंस वाला सिस्टम है। एक तो होता है विल बी कोलैप्स्ड, एक होता है विल कोलैप्स, और यहां पर क्या है? विल बी कोलैप्स। विल कोलैप्स का मतलब होता है डह जाना। क्या होता है? डह जाना। तो भैया अगर मैं बात करूंगा कि लैडर अगर डह जाएगी कब? जब आप अपने हाथ से किसको? दीवार से जब आप किसको? सीढ़ी को खींच लेंगे, यानी कि इधर की तरफ कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? विल कोलैप्स। क्या आ जाएगा? विल कोलैप्स। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी? ए जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा। आगे की तरफ चल पड़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? यहां पर आपसे एरर पूछा जा रहा है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। अक्सर ये ग्रामर के ही जो आपके टेंस है ना, उसी पर एरर पूछा जा रहा है। यहां पर फ्लैट्स को देखकर यहां पर आप क्या कर सकते हैं? वाज कर सकते हैं, क्योंकि आपको वर्ब प्लूरल नजर आ सकती है। लेकिन सेंटेंस को पढ़िए, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, यानी कि एक कलेक्टिव आपको डाटा दे रखा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो वर्ब की आपके पास प्लूरल नहीं हो सकती, सिंगुलर होगी। तो क्या हो जाएगा? वाज आ जाना चाहिए। वर्ब की जगह पर क्या आ जाना चाहिए? वाज आ जाना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी? बी आ जाएगा। आंसर आ जाएगा बी। आगे देख लेते हैं अगला कौन सा है इसमें। ये दे रखा है आपको डेमोक्रेसी का एंटोनिम। पॉलिटी वायोलिटी में आप पढ़ते ही हैं, तो भैया मोनार्की आ जाएगा। राजा वाला जो तंत्र होता है, राजा वाला जो सिस्टम होता है वो मोनार्ची होता है। डेमोक्रेसी का जो ऑपोजिट होता है वो कितना हो जाएगा? हाँ, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये रहा इमोशंस का आपको सिमिलर वर्ड दे रखा है। इमोशन का होता है जी सेंटिमेंट्स। इमोशन का क्या होता है? सेंटिमेंट। आप कहते होंगे इमोशन के साथ खेल रहा है ना, तो क्या आ जाएगा? सेंटिमेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेंटिमेंट। अब आ रहा है आपके पास स्पेलिंग का इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का जो स्पेल होगा वो होगा, इन लगा दो, क्रेडुलस, CRED। पहले तो देख लो, CRED वाला तो आएगा ही आएगा। अब CD यहां पर है। अब इनक्रेडुलस DULOUS आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? DULOUS। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा, इनक्रेडुलस। लास्ट क्वेश्चन है या नहीं है देख लेते हैं एक बार। लास्ट, हाँ, 2 क्वेश्चन रह गए। ये एक है आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और एक है आपके पास इडियम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भी आपने जैसे देखा, नंबर वर्क्स हार्ड। वर्ब का खेल है जी। किसका खेल है? वर्ब का। इसका मतलब वर्क्स आ रहा है तो किस में जाएगा भाई? पास्ट में जाएगा, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, वर्कड आना चाहिए। वर्कड कहां पर है? इस ऑप्शन में रहा। तो इसका मतलब क्या पढ़ दोगे? ही सेड दैट नंबियर वर्कड हार्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। एक्टिव पैसिव, और अगर आपकी बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नरेशन की, तो इन सारे के सारे में आपको केवल और केवल वर्ब देखनी होती है। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश का वो ये था, एट द 11th आवर, यानी कि बिल्कुल अंत पे, एट द लास्ट स्टेज। देख लेते हैं कौन सा होगा। इन द बिगिनिंग नहीं हो सकता, क्रूशियल टाइम, बिफोर एन आवर, एट द लास्ट मिनट। बिल्कुल अंतिम समय में ये आ जाएगा आपका एट द 11th आवर, अंतिम समय में आ जाएगा। साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देख लो भाई, अपने आंसर मिला लो। साइंस के जो क्वेश्चन है मैडम ने मेरे पास जो आंसर भेजे हैं उन्हीं को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। जो साइंस के क्वेश्चन भी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। साइंस हमारी स्टार्ट होती है 52 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। 52 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ से आप लोगों की साइंस स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर हम चलते हैं 55 कर दिया भाई, ठीक है। इससे पीछे वाले पर, हाँ, 52 मैडम जी ने भेजा भाई 52 रॉन्ग ऑप्शन है। 52 के मैडम ने बताया भाई रॉन्ग ऑप्शन है। आगे हम चलते हैं 52 के रॉन्ग ऑप्शन है। 53 की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन जो ए है ना वो मैडम ने बिल्कुल सही बताया। ऑप्शन ए कहता है ए का फोर्थ, यानी लाल ग्रंथि का आएगा दोस्तों, ये फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी का आएगा 3, यानी उधर का आएगा पितरस, ठीक है ना, उधर का आएगा पितरस। और सी 3 का आएगा भाई सी,
ठीक है, यकृत का ये आएगा और अग्नाशय का आएगा दोस्तों इंसुलिन, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम बात करें 54 की या 54 की, 54 के अंदर आएगा दोस्तों आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, ए का दूसरा आएगा, सांप का आएगा दोस्तों, सांप का आएगा रेंगना। सांप क्या करता है दोस्तों, रेंगता है। मछली जो है, मछली क्या करती है दोस्तों, तैरना, मछली का आएगा तैरना। पक्षी का क्या आएगा दोस्तों, उड़ना आएगा। और गाय का क्या आएगा, चलना। इतना आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, बन जाएगा आप लोगों का। और इसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया गया 54 के बाद में 55। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 55 नंबर जो क्वेश्चन है मृदा का, सो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हम देखते हैं तो क्या कहता है, मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। इसका कहलाएगा दोस्तों जुताई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही। 55 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन प्रक्रिया है दोस्तों। इसका संघनन प्रक्रिया का हम बात करें, इसका आंसर आएगा जल वाष्य का द्रव अवस्था में परिवर्तन। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर दिया गया है, मैडम जो आंसर भेजे हैं, और मैडम की एक क्लास होगी दोस्तों, उसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोगों को विद सोल्यूशन बताएगी। और प्रवीण सर आज शाम को ही आप लोगों को कट ऑफ की एक वीडियो बनाएंगे, एनालाइज करके एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। और जो साथी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहता है, एसएससी की तैयारी करना चाहता है, या हरियाणा सिटी पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है, तो रेड स्क्वायर मार्केट हिसार के अंदर दोस्तों, रेड स्क्वायर मार्केट हिसार के अंदर भी दोस्तों आप लोगों का ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं यूनिकॉर्न कैंपस के नाम से, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। 57 का आएगा दोस्तों, टाइफाइड किससे होता है। इसका आंसर आएगा दोस्तों जीवाणु से होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 58 जो क्वेश्चन है, बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किस में किया जाता है दोस्तों। इसका आंसर दिया 58 का जो आंसर दिया गया है 2, यानी सिलोज व नागरों में, ऐसा कुछ है ये, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसके ऊपर गाढ़े रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में डैश ऊष्मा अवशोषित करती है। 59 का आएगा दोस्तों ए, अधिक। क्या आएगा दोस्तों, अधिक। क्या करता है, गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की ऊष्मा ज़्यादा अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और इसका जो 61 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम कवर करने का काम करेंगे। बस 60 नंबर क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई, अच्छा 60 नंबर इसके नीचे ही होगा मे बी, हाँ ये आ गया भाई, 60 नंबर क्वेश्चन आ गया। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों। इसका मैडम जी ने आंसर भेजा 4th नंबर, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन इसका बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं दोस्तों। 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लीजिए, उसका आंसर क्या होगा। 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है। कौन सा खाद्य पदार्थ है जो आयोडीन के साथ नीला और काला रंग देता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों स्टार्च। क्या हो जाएगा आंसर, स्टार्च आप लोगों का बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर हो जाएगा। 70 वाला सेफ है। ये सभी चीजें सर आप आज सभी चीजों को एनालाइज करके आप लोगों को बताएंगे, और वो एक आध नंबर ऊपर नीचे बाकी एक्यूरेट होती है। आज तक सर ने जो भी आप लोगों को, प्रवीण सर ने जो भी कट ऑफ की वीडियो बनाई है ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही होती है। प्रवीण सर द्वारा जो एनालाइज करके जो वीडियो बनाई जाती है कट ऑफ की, उसके अंदर आप लोग जुड़ना भाई, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और देखना भी उस वीडियो को। अच्छा आगे चलते हैं। 62 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। 62 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की सामान्य आँख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी होती है, इसका होता है दोस्तों 25 मीटर, यानी 25 मीटर नहीं सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 63 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करें दोस्तों। क्या कहता है, दूध का पास्तेरीकरण क्या कहलाता है। इसका आंसर दोस्तों कहलाएगा 63 का नंबर कहलाएगा 3 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3, दूध को उबालना और फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करके भंडारण करना, ये इसका कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ और इसके बाद में 64 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हम देखते हैं। एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके
ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है? दोस्तों इसका आंसर 64 का जो आंसर है आप लोगों का कहलाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम इसका आप लोगों का सही और उपयुक्त आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं 65 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक दोस्तों आप लोगों का मैडम ने आंसर भेजा है एरिथ्रोमाइसिन, ये ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का बिल्कुल सही और उपयुक्त आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है। अभी आप लोगों को शाम का जो सेशन है दोस्तों वो भी आप लोगों का सोल्यूशन होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और प्रवीण सर आप लोगों को एक कट ऑफ की वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर भी जुड़ना दोस्तों। अभी मैं कुछ पूछ लेता हूँ, यदि कुछ आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो तो अभी के लिए आप लोगों से पूछ सकता हूँ दोस्तों, बने रहें। अभी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं भी सर से पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ कुछ। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है दोस्तों आप लोगों के लिए। लीसो ऐप के ऊपर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, बहुत प्यार दिया है लीसो ऐप को दोस्तों। हरियाणा भर में सबसे टॉप यदि हम बात करें एप्लीकेशन जिसके अंदर दोस्तों हज़ार लाखों स्टूडेंट ने प्यार दिया है, उसी ऐप ने दोस्तों आप लोगों के लिए एक कार्य और किया है दोस्तों। इसके अंदर यदि हम बात करें जिन साथियों ने हरियाणा CET पेपर फर्स्ट की तैयारी करनी है दोस्तों, उसके लिए भी एक शानदार बैच लाया गया है जिसका प्राइस है 1199 रुपये। लेकिन अभी दोस्तों इसके ऊपर ऑफ चल रहा है दोस्तों, इस बैच के ऊपर दोस्तों ऑफ चल रहा है। ऑफ चल के ये कितना ऑफ चल रहा है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। इस बैच के ऊपर अभी आप लोगों के लिए 25% का ऑफ चल रहा है। 25% ऑफ लेने के लिए आप लोगों ने टाइप करना होगा दोस्तों LISO25, ये आप लोगों का दोस्तों कूपन कोड रहेगा जो साथी इस बैच को लेना चाहता है। और इसके अंदर दोस्तों 10,000 प्लस मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस आप लोगों का लाइव करवाया जाएगा। LISO25 कूपन कोड आप लोग लगा के इसको ले सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों आप लोगों का SSC GD का जो साथी SSC GD की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, और उसको भी ये 10,000 प्लस मॉक टेस्ट फ्री दिए जाएंगे। साथ में ये लाइव बैच रहेगा केवल 799 रुपये, उसमें से आप लोग 25% माइनस कर सकते हैं LISO25 कूपन कोड लगाकर दोस्तों। इसी के साथ यदि हम बात करें एक कोर्स और है दोस्तों, जो साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, दिल्ली पुलिस की तैयारी जो साथी करना चाहता है कुछ एक समय उसके लिए है, तो इसके अंदर हम बात करें 499 रुपये में दोस्तों रिकॉर्डेड बैच है। इस पर भी 25% का आप लोग डिस्काउंट ले सकते हैं LISO25 कूपन कोड लगा के। 10,000 प्लस मॉक टेस्ट इसके अंदर भी दिए जाएंगे। केवल और केवल दिल्ली पुलिस की यदि हम बात करें 380 प्लस मॉक टेस्ट हैं दोस्तों इसके अंदर, 380 प्लस दिल्ली पुलिस के अकेले एक इस सब्जेक्ट के एक इस जॉब के आप लोगों को मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो साथी ऑफलाइन जुड़ना चाहता है, यूनिकॉर्न कैंपस लीसो ऐप की एक ब्रांच है दोस्तों रेड स्क्वायर मार्केट में, जहां पर आप लोग SSC GD के लिए ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो। 23 तारीख से वहां पर भी बैच स्टार्ट किए गए हैं जिसके अंदर आप लोगों का SSC GD का है, CGL का है और तमाम सभी बैचेज वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 23 तारीख से डेमो है, तो जो साथी आप जुड़ना चाहता है ये आपका एड्रेस रहेगा हिसार रेड स्क्वायर मार्केट यूनिकॉर्न कैंपस, ठीक है। आशा करता हूँ सभी साथियों को प्यारी ये सभी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और अपना आप लोगों ने एनालाइज कर लिया होगा। शाम को फिर मिलते हैं, शाम वाला एग्ज़ाम देखते हैं कैसा रहेगा, उसके बाद में कट ऑफ की एक वीडियो आएगी। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें और आप लोग SSC GD के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एस्टेट के लिए जीके परवीन उड़ान यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप लोगों के लिए हर रोज़ लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोगों का D ग्रुप का एग्ज़ाम हो गया आप लोग फ्री हो गए, नहीं, आप लोगों को SSC GD के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और एस्टेट के लिए हर रोज़ आप लोगों को क्लासें मिलती रहेंगी दोस्तों। इसमें परवीन सर, मैं, हिंदी वाले सर और तमाम सभी टीचर आप लोगों को लगातार क्लासेस देते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड यानी शाम वाले जो एक शिफ्ट है उसके पेपर को सोल्यूशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।